बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप। हमारा आज का जो लेक्चर है ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है और इसके बारे में अक्सर इसको लोग जो है वो बहुत एक खुश ड्राई सब्जेक्ट समझ के छोड़ देते हैं कि यार पता नहीं ये क्या चीज़ है। और वैसे मज़े की बात यह है कि जब बंदा पहली बार इस लॉ को पढ़ता है तो बंदा थोड़ा सा परेशान हो ही जाता है कि यार ये है क्या चीज़। बट इंतहाई आसान और इंटरेस्टिंग लॉ है। हमारा आज का जो टॉपिक है रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन फिंगर टिप्स। आज इंशाल्लाह हम जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके जितने भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं उनको देखेंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि हमारे जो नॉर्मली एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि रजिस्टरेबल जो कंपलसरी रजिस्टरेबल और ऑप्शनल रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, इन तमाम को हम क्या करेंगे, इन तमाम को हम गौर से देखेंगे कि इनका क्या मतलब है और ये जो हमारे कंपलसरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स या ऑप्शनल रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स ये कौन से हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन एक्ट इसको अपने फिंगर टिप्स पर लाएंगे और आप देखेंगे कि ये एक इंतहाई आसान तरीन लॉ है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मुश्किल है। असल में इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं कि जब तक हम वो टर्म क्लियर नहीं कर लेते उस वक्त तक हमें इस लॉ की समझ नहीं आ सकती, और हम जब उन टर्म्स को क्लियर किए बगैर उसको पढ़ने लग जाते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आती। पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर करता जाऊँ। उसमें एक चीज़ है अटेस्टेशन, कि ये अटेस्टेशन क्या होता है। एक है अथेंटिकेशन, कि अथेंटिकेशन क्या होता है, और एक है रजिस्ट्रेशन। अच्छा, जो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि बाज़ औक़ात इस अथेंटिकेशन को हम लोग रजिस्ट्रेशन समझ लेते हैं। हम प्रिज्यूम करते हैं कि जो हमने वो डॉक्यूमेंट अथेंटिकेट करवाया दर हकीकत हमने रजिस्टर करवा लिया। अभी अथेंटिकेशन और रजिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है, ये अटेस्टेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है वो जब आपका एग्जीक्यूट होता है तो उसमें दो पार्टीज होती है हमारी, एक एग्जीक्यूटेंट होता है और एक होता है एग्जीक्यूटी। तो जो एग्जीक्यूटेंट और एग्जीक्यूटी क्या करते हैं, हमारे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर इंडोर्समेंट करते हैं और हमारे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या करते हैं दोनों लोग कि सेलर या बायर है, मॉर्गेजर या मॉर्गेजी है, कोई भी जो लेसर या लेसी है, जो शख्स अपनी पावर ट्रांसफ़र कर रहा होता है वो एग्जीक्यूटेंट कहलाता है, और जिसको वो चीज़ जिसको वो इख्तियार दिया जा रहा होता है वो एग्जीक्यूटी कहलाता है। तो किसी भी हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस लॉ की हद तक जो वर्ड डॉक्यूमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है बोथ हैव सेम मीनिंग। अब ये डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है और बोथ हैव सेम मीनिंग का क्या मतलब है जनाब, मीनिंग का। तो जनरली इंस्ट्रूमेंट तो एक एम्बिगुअस वर्ड है ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। तो ये लीगल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट दैट कन्वेज राइट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे हमारी डीड्स वगैरह, कोई भी ऐसे कागजात जो राइट को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो क्या कहलाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। तो अब कोई भी जो हमारा डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर पहले एग्जीक्यूटेंट और एग्जीक्यूटिव के दस्तखत होते हैं और उसके बाद जो दो गवाह उसके ऊपर दस्तखत करते हैं ना, तो वो जो टू विटनेसेस रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो टू विटनेसेस के साइन इज कॉल्ड द अटेस्टेशन। व्हाट इज मेंट बाय अटेस्टेशन, अटेस्टेशन वो जो दो गवाहों के आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत होते हैं वो अटेस्टेशन कहलाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, अटेस्टेशन के बाद हम नॉर्मली किसके पास चले जाते हैं, नोटरी पब्लिक के पास। और नोटरी पब्लिक, हम जो एक लोकल लैंग्वेज में एक जो वर्ड यूज़ करते हैं कि जी मैंने वो नोटरी पब्लिक के पास डॉक्यूमेंट अपना रजिस्टर करा दी, मैंने और सेल डीड रजिस्टर करा दी, मैंने एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर करवाया जी, मैंने अपना पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर करवाया है। नो, नोटरी पब्लिक इज़ नॉट एन अथॉरिटी टू रजिस्टर एनी डॉक्यूमेंट। तो वो करता क्या है दर हकीकत, इनफैक्ट वो जो नोटरी पब्लिक है वो अथेंटिकेट करता है, डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करता।
जो प्रोसेस नोटरी पब्लिक करता है ना, इट्स कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। तो रजिस्ट्रेशन क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, रजिस्ट्रेशन मीन्स कि जब कोई भी डॉक्यूमेंट हम किसी भी सब डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट के अंदर रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार विच हैज़ बिन अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, उसके पास ले जाते हैं और जाकर हम उसके पास उस डॉक्यूमेंट को दर्ज करवाते हैं। इट इज़ कॉल्ड द रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आप रजिस्ट्रार के पास, जो कि स्पेशली एम्पावर्ड एंड अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ टू रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, उसके पास जब हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को ले जाते हैं और उसके पास जाकर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाते हैं, तो ये है वो रजिस्ट्रेशन। अब बात ये आती है यहाँ पे कि भाई डॉक्यूमेंट रजिस्टर क्यों करवाया जाए। और आपको ये भी पता है कि जब हम डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाते हैं रजिस्ट्रार के पास, तो उसकी अच्छी खासी एक फ़ीस भी होती है। अब वो फ़ीस अदा करने का वजह क्या है, क्यों किसी भी डॉक्यूमेंट का रजिस्टर करवाना ज़रूरी है? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 1993, अच्छा एक चीज़ मैं आपको ख़ास तौर पे बताता हूँ। नॉर्मली चाहे आप एडिशनल सेशन जज का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप सिविल जज का पेपर दे रहे हैं, और चाहे आप पेपर दे रहे हैं एलएलबी का, रजिस्ट्रेशन एक्ट का एक ही क्वेश्चन आता है। अभी जो कुछ पर्टिकुलर केस लाज मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा कि चाहे वो जो भी चीज़ पूछे रजिस्ट्रेशन के हवाले से, डेफिनेटली वी हैव टू गिव सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो वो केस लाज वहाँ पे हम एडजस्ट करके ज़रूर उसमें क्या है कि एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि जी हमें कुछ अथेंटिक केस लाज के बारे में पता है। तो पहला केस ला 1993 SCMR 462, 1993 SCMR 462। क्या हम देखना क्या चाहते हैं? हम उस लॉ की तरफ जाने से पहले देखना चाहते हैं कि जनाब अफेक्ट क्या है। वैसे एक पूरा चैप्टर मौजूद है हमारे पास कि अफेक्ट किस चीज़ का, अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन उब्लीग नॉन रजिस्ट्रेशन, अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन उब्लीग नॉन रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमारे पास एक पूरा चैप्टर मौजूद है कि जिसको आगे चल के हम देखेंगे कि जिसके अंदर क्या है 47 to 50 सेक्शन हमारे पास मौजूद है। 4 सेक्शन इसके हवाले से हैं, वो 4 सेक्शन हमने बाद में देखने हैं। पहले क्या है, हम केस लॉ की मदद से देखते हैं कि जी अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करवाने का फ़ायदा क्या है और ना करवाने का नुकसान क्या है। 1993 SCMR 462 क्या कहता है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैज सैंक्टिटी ओवर क्या चीज़, रजिस्टर्ड documents have sanctity over non-registered documents, और जो आपके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं these are stronger evidence, तो ये एक stronger evidence है than the unregistered or oral document। तो पहली बात कि जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाते हैं इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर एविडेंस, ये सूरत। दूसरी इसके ऊपर है 2016 CLC और इसका जो नोट है वो 20 है। इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो हमारे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वुड बिकम अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस इज अटैच्ड टू देम। जो हम देखो जो प्राइवेट ही होते हैं ना, हमारी सेल डीड्स वगैरह से सारी क्या होती है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होती है। तो क्या हो गया कि व्हेन प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, मैं डॉक्स लिख रहा हूँ टाइम शॉर्ट है, व्हेन प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स आर रजिस्टर्ड, जब हमारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, रजिस्टर करवाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वुड बिकम अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड docs would become public document या docs would become public document, presumption of correctness,
प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस इज अटैच्ड टू देम। ये वो बेसिक रीजन है कि जिसके लिए हम क्या करते हैं, जिसके लिए हम सरकार को इतने ज़्यादा पैसे देते हैं। कितने ज़्यादा पैसे देते हैं? ऑलमोस्ट 6% देते हैं रजिस्ट्री करवाने के लिए। मतलब 1 करोड़ की ज़मीन है तो 6 लाख रुपया कहीं जाकर उसके ऊपर हमारा टैक्स बनता है। तो क्या हुआ, इतना ज़्यादा पैसा देने की वजह क्या है? अब इसको थोड़ा सा मिलाए कानून शहादत ऑर्डर के साथ, कि जहाँ पर हमने ये कहा था कि व्हेन public record of private document is maintained by any public servant or public officer, it becomes a public document। वो हमारी सारी डीड्स, हमारे सारे मुआहदे, ये क्या थे? ये पब्लिक, ये सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट थे। जब हमने रजिस्टर करवाया तो रजिस्टर करवाने के बाद पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ द प्राइवेट डॉक्यूमेंट में जब ये फाल हुए तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में चले गए। तो हमें क्या फ़ायदा हुआ पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में भेजने का? तो पब्लिक डॉक्यूमेंट के साथ एक प्रिजम्पशन है कि वो करेक्ट है। उनको प्रूव करना बनिस्बत बाकी डॉक्यूमेंट्स के जो अनरजिस्टर्ड होते हैं वो बहुत आसान है, और उनको आसानी के साथ प्रूव, क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ ये प्रिजम्पशन है कि ये करेक्ट है। अब जो पार्टी उसको डिनाई करेगी, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा कि वो डिनाई करे कि जनाब ये जो डॉक्यूमेंट है ये करेक्ट नहीं है। तो ये एक और रीज़न हुआ कि हम डॉक्यूमेंट को क्या करवाते हैं, रजिस्टर। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोपोजिशन भी है, एडिशनल सेशन जज के हवाले से भी, सिविल जज के हवाले से भी, और एलएलबी के लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट, और प्रैक्टिस के लिए हद से ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो एक अक्सर सवाल पूछा जाता है और उसमें एक एम्बिग्यूटी भी है, वो अभी मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ क्लियर करूँ। जो इसमें मसला है, हमने आज तक यही पढ़ा है कि जो आपके एग्रीमेंट्स होते हैं नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड। याद आ गया आप लोगों को? हमने पढ़ा है एग्रीमेंट्स नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड, कि जो आपके एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जब तक वो डीड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते। जब भी हम कोई किसी के साथ खरीदो फरोख्त करते हैं, ज़मीन की खरीद कर रहे हैं, तो पहले हम एग्रीमेंट करते हैं, और एग्रीमेंट के बाद जब टर्म्स कंडीशंस पूरी होती है, पेमेंट होती है, जो भी मामला क्लियर होता है, फिर जाकर उसको सेल डीड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। गौर से सुनना है आपने कि एग्रीमेंट किसके ऊपर होता है। अब देखो, एक ज़मीन है, एक लैंड है, और उस लैंड की वैल्यू कितनी है? 1 करोड़ है। और आपको मैंने बताया है कि ऑलमोस्ट कोई 6% टैक्स है, मींस 6 लाख रुपीज़ इसके ऊपर क्या है? वो सरकार का टैक्स है, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन फीस कह ले, जो कि आपने मुख्तलिफ चीज़ों में देनी होती है। इसमें से बेसिकली सारा टैक्स नहीं होता, टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस कंबाइंड होती है। 3% इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस होती है, 2% FBR का टैक्स होता है, 1% तहसीलदार की वो फीस होती है, तहसील की फीस होती है। तो टोटल वो 6% पे चला जाता है आपका। हाँ, अगर कोई जो टैक्स फाइलर होते हैं उनके लिए 5% होता है, बाकी लोगों के लिए क्या होता है? 6% होता है। तो बात है कि 6 लाख रुपया, तो मैं लेकिन हमने क्या देखा? हमने तो अक्सर जो है ना वो ज़मीन की खरीदो फरोख्त स्टाम्प पेपर के ऊपर देखी है, और वो 1000 रुपये या 500 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर हम उसको क्या करते हैं? उसको एग्रीमेंट को तैयार कर लेते हैं, और उस एग्रीमेंट को तैयार करने के बाद हम अपनी तरफ से जब उसको नोटरी पब्लिक के से ऑथेंटिकेट करवाते हैं तो हम कहते हैं जी मैंने रजिस्टर करवा लिया। ओ भाई, वो रजिस्टर नहीं होता। जब आप इस सेल को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, फिर आप इस रिक्विजिट कोर्ट फी, जिसमें 3% 3 लाख का आप स्टाम्प पेपर खरीद के उसके ऊपर अपनी डीड लिखे, 2% FBR का टैक्स दे अगर नॉन फाइलर है, और 1% तहसील की फीस दे। ये 6 लाख रुपए जब आप देकर रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और जाकर वहां पर बयानात देंगे, तो फिर उस सूरत में वो अपनी तसल्ली करने के बाद जब आपके उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करते, जिसको हम कहते हैं ना मेरे घर दी रजिस्ट्री है, तो ये वो वहां पे जाकर रजिस्ट्री बन जाएगी। तो उससे पहले वो जो एग्रीमेंट है वो भाई वो तो नोटरी ने ऑथेंटिकेट किया है, ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, वो नोटरी ने उसको क्या किया? खाली ऑथेंटिकेट कर दिया। और हमने ये भी पढ़ा है कि दैट एग्रीमेंट नीड्स नॉट टू बी रजिस्टर्ड। तो ये अगर इसको हम इस हालत में रजिस्टर करेंगे भी सही, ऑप्शनल रजिस्टरेबल है, रजिस्टर कर भी लेंगे तो इट इज एन एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट है क्या, और अगर वो अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, क्या इसकी कोई कानून में अहमियत है या नहीं है? अब जो हमने आगे भी चल के पढ़ना है, हमने ये पढ़ना है कि एग्रीमेंट
डज नॉट क्रिएट एनी टाइटल। मतलब एग्रीमेंट आपकी मलकियत को इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, आपको कोई मालकाना हकूक कोई भी एग्रीमेंट नहीं दे सकता। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट हमें मालकाना हकूक नहीं दे सकता, तो फिर एक चीज़ यहाँ पे क्यूरी आ गई। अब सब लोगों ने जो प्रैक्टिस में है कि जी एवं वकील साहब आज लगे हुए पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, मैंने अभी कल ही सूट लगाया जनाब, उसके ऊपर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डेफिनेटली किसके ऊपर लगता है? वो एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर लगता है कि जनाब एग्रीमेंट टू सेल इसने किया था एंड नाउ ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग हिज पार्ट, तो इसको कहें कि अपने एग्रीमेंट के अंदर दिए गए अपना हिस्सा पूरा करे। तो यार ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। अभी इस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं और हम अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ चलते हैं। और इस कन्फ्यूजन को क्रिएट, ये जो सारी मैंने अभी एक पॉइंट आपके सामने रखा है, इसको क्लियर करने के लिए एक केस लॉ से हम हेल्प ले लेते हैं जो हमें बहुत सी चीज़ें बता देगा। और वो कौन सा है? 1988 CLC 2228, 1988 CLC 2228, ये हमारा सिविल लॉ केसेस के अंदर 1988 का एक केस लॉ मौजूद है जो ये कहता है कि एग्रीमेंट, अच्छा यहां पर उसने एक चीज पहले इसको लिख लो तो फिर मैं आपको क्लियर करता हूं। एग्रीमेंट विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 17, एग्रीमेंट विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 17, तो फिर उसका क्या होगा? कुड नॉट बी मेड बेसिस ऑफ असर्शन ऑफ टाइटल, could not be made basis of assertion of title। तो फिर क्या है? फिर ये है yet it could be admitted as evidence, ये पॉइंट समझना है। yet it could be admitted as एविडेंस। अच्छा उसने दो चीजें अलग अलग कर दी हैं, एक अलग कर दिया है टाइटल डॉक्यूमेंट को और एक उसने कहा है एविडेंस। अच्छा अब यहां पर मैं आपको फर्क बताता हूं। कहता है कि एग्रीमेंट विच इज नॉट रजिस्टर्ड, जो एग्रीमेंट आपका रजिस्टर्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 17, उसको अपने सेक्शन 17 के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं किया, उसकी प्रॉपर जो फी अदा करनी थी वो आपने फी अदा नहीं की। कुड नॉट बी मेड बेसिस ऑफ असर्शन ऑफ टाइटल, तो उस एग्रीमेंट की बेस पर आप अपनी मलकियत इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो फिर वो अदालतों में क्यों लाते हैं? ओ भाई वो टाइटल डॉक्यूमेंट के तौर पर नहीं लाते। केस लॉ ने कह दिया इट कुड बी एडमिटेड एज एविडेंस, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम लेकर जाते हैं आर्टिकल 24 QSO में, और हम उसको क्या करते हैं, कहां पर लेकर जाते हैं? रेलेवेंट फैक्ट के अंदर लेकर चले जाते हैं। और जब हम उसको रेलेवेंट फैक्ट के अंदर आर्टिकल 24 में लेकर जाते हैं तो वो कहता है कि कोई भी एविडेंस इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट इन इशू, एनी एविडेंस इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट इन इशू इज रेलेवेंट। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जब वो हमारा एग्रीमेंट कंसिस्टेंट हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है किसके साथ? हमारे फैक्ट इन इशू के साथ, तो वो एक एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस बन जाता है, तो उसको एज एन एविडेंस पेश किया जा सकता है। उसके ऊपर आप आगे फिर अगर आप अपना केस इस्टेब्लिश कर गए तो कोर्ट ऑर्डर करेगा, तो फिर आप उसके बाद उस जमीन के मालिक बनेंगे ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन, वो अलग बात है। तो फर्क क्या हुआ कि एग्रीमेंट कोई टाइटल जो है वो आपके ऊपर कन्फर नहीं करता, बट इवन देन जो आपका एग्रीमेंट होता है वो एविडेंस के तौर पर अदालत में पेश। तो इसीलिए जो हम जितने भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगाते हैं उसमें वो जो सारे एविडेंस हम लेकर जाते हैं वो किस लिए लेकर जाते हैं? वो इसलिए लेकर जाते हैं कि जनाब इस चीज़ को क्या किया जाए, इस चीज़ को कंसिडर किया जाए एज एन एविडेंस। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी कि असल के है क्या, इसका जो थीम क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाने का फ़ायदा क्या है, इतने सारे पैसे सरकार को देने का मकसद क्या है कि हमारा एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाए, उसके साथ करेक्टनेस की प्रिजम्पशन आ जाए, उसको सैंक्टिटी हासिल हो जाए, और वो डॉक्यूमेंट फ्यूचर में हमारे लिए क्या हो जाए, हमारे उस राइट को हमारे लिए प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे। और यही बेसिक मकसद है रजिस्ट्रेशन का कि टू
जनरेट रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है? इनकम ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस, तो वो जो सरकार उसमें आपसे पैसे लेती है, तो किस लिए लेती है? टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज, ताकि वो जो लोग हैं, जो रजिस्टरिंग पर्सन है, उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इट वाज द बेसिक थीम ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। नाउ कम टुवर्ड अवर मेन, जो हमारा फोकस है आज, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन फिंगर टिप। इसके 15 पार्ट्स है, 15 चैप्टर के लिए 15 पार्ट्स कर ले। पहले प्रिलिमिनरी है, फिर रजिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट के कौन कौन रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार क्या क्या, ये कहाँ कहाँ पर बैठेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फिर प्रेजेंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट किस तरह होगा, कौन करेगा। फिर अपेयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट, क्या अपेयरेंस की ज़रूरत है, एग्जीक्यूटेंट को पेश होने की ज़रूरत है या नहीं है। फिर उसके बाद आपकी जो क्या है रजिस्ट्रेशन और ऑफ विल, और क्या नंबर, उसके बाद हमारा, सॉरी इसमें मैंने एक चीज़ तो छोड़ ही दी, रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे हमने कंपलसरी और ऑप्शनल रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। फिर उसके बाद हम देखेंगे विल की बारे में कि विल किस तरह, जो विल या अडॉप्शन डीड वो कैसे प्रेजेंट की जाएगी। और फिर उसके बाद डिपॉजिट और डिस्पोजल ऑफ विल के बारे में पढ़ेंगे 42 से 46 तक। फिर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्ट्रेशन देखेंगे, जैसे कि अभी हमने थोड़ा सा देख भी लिया है 47 से 50। ड्यूटीज पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार 51 से 70, रिफ्यूजल टू रजिस्टर 71 से 77, और फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे 78 से 80। और उसके बाद रेमेडीज, पेनल्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई शख्स कोई गलत डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाता है या कोई भी ऐसा वैसा कुछ गलत काम करता है तो उसकी पेनल्टी क्या है। और फिर मिसलिनियस चैप्टर होगा 85 से 93, टोटल 93 सेक्शन है, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो चैप्टर है वो पार्ट 3 है, रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट। अब हम अपने असल उस टॉपिक की तरफ आते हैं। हम पहला जो हमारा चैप्टर है प्रीलिमिनरी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कुछ इब्तदाई बातें, जिसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस, बाकी डेफिनेशंस को हम नहीं देखेंगे, कुछ बेसिक डेफिनेशंस को हम देखेंगे। इसका जो नाम है वो, इसका नाम क्या है? इसका नाम हमारा है वही सेम, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। और ये फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909 मीन्स इट वाज अ प्रोस्पेक्टिव लॉ। 1908 में प्रमलगेट होता है, और उसके बाद 18 दिसंबर 1908 को ये प्रमलगेट हुआ था, और फिर ये 1909 से इन्फोर्स हुआ था 1 जनवरी। स्पेशली ये जो हमारे स्क्रीनिंग वाले लोग हैं उनके लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद डेफिनेशन क्लास की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी डेफिनेशन है, कुछ ऐसी बुक्स वगैरह। ये बुक का क्या मतलब है? यहाँ पर बुक का मतलब वो बुक है कि जो कि रजिस्ट्रार के पास मौजूद होती है फॉर द पर्पज ऑफ एंटरिंग द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और रिफ्यूजल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। वो जो उसके पास कोई 5 रजिस्टर होते हैं, 5 बुक्स होती हैं रजिस्ट्रार के पास। तो यहाँ पर बुक का मतलब वो रजिस्टर है जो कि केप्ट विद रजिस्ट्रार ऑफिस होते हैं, कि जिनमें वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जब लफ्ज़ आएगा तो थोड़ा सा ध्यान में रख लें कि इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आल्सो इंक्लूड्स द हाई कोर्ट। यहाँ पर इस कानून की हद तक, वैसे नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आल्सो इंक्लूड्स द हाई कोर्ट। और फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का वही मतलब है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपकी मूव ना की जा सके, जिसके अंदर लैंड और थिंग्स अटैच टू द अर्थ, वो सारा इसके अंदर फॉल कर जाएगा। और उसके अंदर कोई मशीनरी की बात आएगी कि मशीनरी क्या है। और फिर लीज़ क्या है कि जब हम कोई भी जो ज़मीन है वो कोई एक शख्स उसके अंदर कोई पर्टिकुलर लाइट किसी दूसरे शख्स को दे देता है, यहाँ पे इंक्लूड्स काउंटर पार्ट वगैरह उसके अंदर सारे आ जाएंगे। और रिप्रेजेंटेटिव में गार्डियन ऑफ माइनर भी शामिल है। ये चंद बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम अपने असल उस मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में है कि रजिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट क्या है। चैप्टर 2 है जनाब, रजिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट। जब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट की, तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 3 है जो बताता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन हाईएस्ट अथॉरिटी इस मामले में जो होती है वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है। इन दिस रिगार्ड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे अपॉइंट अ सेपरेट पर्सन और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे डेजिग्नेट एनी प्रीवियस प्रायर ऑफिसर एज इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन। मतलब किसी पहले से मौजूद ऑफिसर को सरकार ये अलहदा एक इजाफी चार्ज के तौर पर इंस्पेक्टर जनरल उसको रजिस्ट्रेशन भी बना सकती है। और ऑन द अदर हैंड अगर इसके लिए कोई अलग बंदा अपॉइंट करना चाहे तो इंस्पेक्टर जनरल इन आपका रजिस्ट्रेशन, ये हाईएस्ट आपका जो पर्सन है, हाईएस्ट सुपीरियर ऑफिसर है इन द हायरार्की ऑफ द रजिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। सेक्शन 4 इसमें से ओमिट हो चुका है। अब सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 इससे आगे चलता है जनाब। सेक्शन 5 हमें बताता है कि कहीं पर भी क्या होता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट,
कि ये जो आपका प्रोविंस है, प्रोविंस का मतलब क्या है, सूबा हमारा, सूबे को क्या किया जाएगा, सेक्शन 5 ये कहता है, ये सेक्शन 3 था हमारा, 4 क्या हो चुका है, 4 ओमिट हो चुका है। सेक्शन 5 कहता है कि भाई हमारा जो सूबा है ना, हर सूबे के अंदर क्या बनाए जाएंगे, इस पर्पज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या बनाया जाएगा, सब डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर तहसील का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ यूज़ किया गया, सब डिस्ट्रिक्ट। तो क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे और हर डिस्ट्रिक्ट के साथ एक सब डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। जैसे मैंने अपने ऑनलाइन बच्चों को ले लो जी। तो जनाब क्या हुआ इसके अंदर कि सेक्शन 5 ये बताता है कि जो हमारा प्रोविंस है ना, उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको डिस्ट्रिक्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट को आगे सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे तहसील का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या करती है, वो उसको डिवाइड कर देगी। फिर सेक्शन 6 ये बताता है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रजिस्ट्रार होगा और उसके बाद हर सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होगा, सब रजिस्ट्रार अपॉइंट किया जाएगा। तो क्या हो गया जनाब, पहले तो सेक्शन 5 ने कहा कि आपके प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाएगा, और सेक्शन 6 ने में क्या बताया, उसने ये बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर रजिस्ट्रार और जो सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर सब रजिस्ट्रार अपॉइंट किए जाएंगे। तो जो कोई इन लोगों के पास जो कि पर्टिकुलरली सेक्शन 6 के तहत डेजिग्नेट किए गए, अपॉइंट किए गए एज रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार, जो कोई इनके पास अपना डॉक्यूमेंट ले जाकर रजिस्टर करवाएगा तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कहलाएगा, ना कि नोटरी पब्लिक के पास जो डॉक्यूमेंट जाता है उसको हम किसी टाइप के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का नाम दे सकते हैं। उसके बाद फर्दर हमारे पास आ जाता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कहता है कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शेल इस्टेब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो पहले तो अपॉइंटमेंट होगी रजिस्ट्रार की और सब रजिस्ट्रार की, और सेक्शन 7 ने क्या कहा, ऑफिस, किसका ऑफिस, ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक अलग से ऑफिस रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार का अलग से ऑफिस बनाया जाएगा जहां पर वो अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। तो क्या हुआ कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शेल इस्टेब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एन ऑफिस टू बी स्टाइल्ड एज ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार एंड इन एवरी सब डिस्ट्रिक्ट एन ऑफिस ऑफ द ऑफिस टू बी स्टाइल्ड एज द ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार। और उसके बाद क्या हो सकता है, ऑफ द ऑफिस ऑफ द ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, मुख्तलिफ सब रजिस्ट्रार को मिलाकर एक ज्वाइंट ऑफिस भी बनाया जा सकता है। तो क्या हुआ, सेक्शन 5 ने कहा कि आपका जो प्रोविंस है फॉर द सेक ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट उसको डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाएगा, और फिर सेक्शन 6 ने बताया कि यहाँ पे रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार अपॉइंट किए जाएंगे, और सेक्शन 7 ने बताया कि हमारा जो ऑफिस होगा उसका नाम होगा रजिस्ट्रार का ऑफिस अलग से और फिर उसके बाद सब रजिस्ट्रार का ऑफिस। तो डिफरेंट सब रजिस्ट्रार को एक जॉइंट ऑफिस में भी बिठाया जा सकता है। और उसके बाद क्या है, सेक्शन 8 ने बताया इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस। क्या हो गए जनाब, इंस्पेक्टर। तो इनके अलावा इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस भी जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं, जो क्या करेंगे, जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्टर का मकसद इंस्पेक्ट करना, रजिस्ट्रार का मकसद उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना है। और उसके बाद क्या होगा, सेक्शन 9 इसमें से ओमिट हो चुका है, उसको हम छोड़ देते हैं, वैसे भी मिलिट्री वालों के मुताल्लिक था। तो आगे चलते हैं जनाब हम सेक्शन 10 की तरफ, जो हमें क्या बताता है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में है। तो सेक्शन 10 रजिस्ट्रेशन एक्ट का इस इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताता है कि एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। सेक्शन 10 क्या बताता है जनाब, एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। इट मींस एक तो वो है ना कि एब्सेंस ऑन फील्ड गया है, वो वाली एब्सेंस नहीं। अगर किसी वजह से वो फॉरेन कोर्स पे चला गया है या वो रिटायर हो चुका है, मर गया है और ऑफिस वेकेंट हो गया है, या कोई और ऐसा उसका इशू बन गया है, तो अब कौन सा ऐसा बंदा होगा जो रजिस्ट्रार की एब्सेंस में उस ऑफिस में बैठेगा। तो क्या है कि व्हेन एनी रजिस्ट्रार इज एब्सेंट, तो इंस्पेक्टर जनरल क्या करेगा, वो इस बिहाफ पर जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा, डिस्ट्रिक्ट जज को वो क्या करेगा, वो रजिस्ट्रार की जो
फंक्शंस है, जो ड्यूटीज़ है, वो उसके ज़िम्मे लगा देगा। तो मीन्स डिस्ट्रिक्ट जज विल एक्ट एज रजिस्ट्रार इन द एब्सेंस आर वेकेंट पोस्ट ऑफ द रजिस्ट्रार। तो ये कौन करेगा? ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जज करेगा। फिर सेक्शन 11 ने बताया कि आपका जो एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट, एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट। अब अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क देखना है। ये जो एब्सेंस है ये है ऑन ड्यूटी एब्सेंस, कि मीन्स सुबह गया शाम को वापस आ गया, या कोई और 2-4 दिन के लिए कहीं पर कोई ऐसे मामले के लिए चला गया, और ये लॉन्ग ड्रॉन एब्सेंस है। तो जब वो अदर देन ड्यूटी एब्सेंट है, अपनी पोस्ट पर नहीं है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज। और अगर वो ड्यूटी की गर्ज से कहीं पर गया है तो उस सूरत में क्या होगा? जो सब रजिस्ट्रार होगा वो क्या करेगा? वो रजिस्ट्रार के फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर रजिस्ट्रार साहब फील्ड ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 जो सब रजिस्ट्रार है वो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा इन ल्यू ऑफ द रजिस्ट्रार। और उसके बाद क्या आ जाता है? अब एक इसके पैरेलल सेक्शन है, सेक्शन 12, वो इसी सेम चीज को डिस्क्राइब करता है, लेकिन किसके लिए डिस्क्राइब करता है? सब रजिस्ट्रार के लिए, कि अगर वो अदर देन ड्यूटी एब्सेंट होगा तो सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 ये कहता है कि इस सूरत में अगर उसकी पोस्ट टेम्परेरीली वेकेंट हो जाती है, एनी पर्सन होम द रजिस्ट्रार ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अपॉइंट। तो अगर ये सिचुएशन रजिस्ट्रार के सब रजिस्ट्रार के लिए आती है तो एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय रजिस्ट्रार विल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सब रजिस्ट्रार। और उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद ये आ जाएगा कि अगर कोई भी ऐसी अपॉइंटमेंट जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रार करता है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अंडर सेक्शन 13 क्या करेगा? नोटिफाई करेगा। नोटिफिकेशन टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जनाब। नोटिफिकेशन टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगा। किस चीज़ का नोटिफिकेशन टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगा? जब भी कोई ऐसी अपॉइंटमेंट्स जो भी हमने पढ़ी है कि जो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट या कोई भी जो एक्टिंग चार्ज वगैरह दिए जाएंगे तो उसके बारे में क्या किया जाएगा? उसके बारे में नोटिफाई किया जाएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसेज ओमिट हो चुका है, और सील ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसेज 14 ओमिट हुआ और 15 डील करता है किसके साथ? सील ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसेज। इंग्लिश के अंदर एक पर्टिकुलर सील होगी जिसके साथ मुहर होगी जिसमें उस डिस्ट्रिक्ट का नाम और उस रजिस्ट्रार का नाम था। सील ऑफ द रजिस्ट्रार और या सब रजिस्ट्रार जिस डिस्ट्रिक्ट का है ये उसके अंदर लिखा जाएगा। और सेक्शन 16 क्या कहता है कि फायर प्रूफ बॉक्स की बारे में बात करता है। मतलब क्या हुआ फायर प्रूफ बॉक्स का? कि जितने भी ये जो बुक्स हैं उनके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट फायर प्रूफ बॉक्स प्रोवाइड करेगी रजिस्ट्रार ऑफिस को, कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स, ये किताबें, ये उन फायर प्रूफ बॉक्स में रखी जाए। तो अब ये क्या हुआ? इस्टेब्लिशमेंट का जो हमने चैप्टर पढ़ा वो कौन सा चैप्टर, उसमें कौन कौन सी ऐसी खास बातें हमने पढ़ी? कि सबसे पहले सेक्शन 5 ने ये कहा कि जो भी आपका प्रोविंस होगा उसको डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के अंदर रजिस्ट्रार और सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब रजिस्ट्रार लगाया जाएगा। इसका अलग ऑफिस बनाया जाएगा, इसका अलग ऑफिस बनाया जाएगा। और उसके बाद एब्सेंस की सूरत में क्या है? अगर रजिस्ट्रार एब्सेंट है, लॉन्ग उसकी एब्सेंस है या उसकी पोस्ट वेकेंट होती है तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा कि वो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है उसकी। वो क्या करेगा? वो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करेगा, एक्टिंग चार्ज देगा कि आप रजिस्ट्रार के फंक्शंस भी परफॉर्म करें। और अगर सब रजिस्ट्रार कहीं पर नहीं है तो फिर क्या होगा? तो उस सूरत में जो कोई भी शख्स रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकता है। और अगर रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी चला गया है तो फिर क्या होगा? तो फिर उसकी जगह पर इंस्पेक्टर जनरल क्या करेगा? वो सब रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगा। और ऐसी कोई भी जो अपॉइंटमेंट होगी अंडर सेक्शन 13 वो नोटिफाई की जाएगी टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए तो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। और उसके बाद फर्दर हमने ये पढ़ा कि जनाब जब भी एक तो इनकी एक प्रॉपर मोहर होगी ताकि वो डॉक्यूमेंट पर लगाई जाए, जिससे ये पता चले कि वाकई डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो चुका है। और सेक्शन 16 ये कहता है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना ये एवं नहीं रखे जाएंगे, एक फायर प्रूफ बॉक्स होगा और उस फायर प्रूफ बॉक्स के अंदर ये रजिस्टर्ड बुक 1 2 3 4 5 जो आगे चल के हम पढ़ेंगे वो तमाम की तमाम किताबें रखी जाएंगी। और अब हम चलते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कौन सा है?
रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स। और ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें एक दो लफ्ज हैं जो हमें इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि हम पूरा कानून पढ़ 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 थक जाते हैं और हमें उस लफ्ज का मतलब नहीं पता होता, और आखिर में हम कहते हैं कि बड़ा औखा है जी, कानून खुश्क है, इसको छोड़ दो। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहली बात यह आती है कि इसमें एक लफ्ज है नॉन टेस्टामेंट्री। जो हम बात करें रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स की, और रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स में हम सबसे जो पहली चीज पढ़ने जा रहे हैं, जो आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द कंपल्सरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट, सेक्शन 17। सेक्शन 17 में जो हम कंपल्सरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो यहां पर एक लफ्ज में बार बार नजर आता है, और वो कौन सा लफ्ज होता है? वो होता है जी नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स। ऑल द नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। बार बार जब हम ये लफ्ज पढ़ते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। पहले हमें देखना है कि ये टेस्टामेंट का मतलब क्या है। ये जो टेस्टामेंट का मतलब है वो है आपका विल, यानी कि वसीयत। तो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं अदर देन द विल या वसीयत? जो डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे कौन होंगे? नॉन टेस्टामेंट्री होंगे। लेकिन कोई और इसकी अगर हमें प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाए तो वो कहां से मिलेगी? वो मिलेगी एयर 1921 ऑल इंडिया रेगुलेशंस 1921, और उसके बाद PC 89। और सेम ये एक बार डिक्लेयर हुआ, कब डिक्लेयर हुआ? एयर 1931 PC, एयर 1931 PC, और उसका पेज है 196। ये दो केस लाज हैं ऑल इंडिया रेगुलेशंस के। पाकिस्तान बनने से पहले जो हमारे पास, जो अभी आजकल तो PLDPL जैसी CLC वगैरह आती है ना, उस वक्त क्या चीज़ आती थी? उस वक्त आते थे एयर ऑल इंडिया रेगुलेशंस, उसमें ऑल इंडिया रूलिंग, सॉरी। तो उसके अंदर क्या था? उसके अंदर ये इसको डिफाइन किया गया कि इफ अ डॉक्यूमेंट, क्या है नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट को, कि कौन सा डॉक्यूमेंट है? इफ अ डॉक्यूमेंट इज इमीडिएटली ऑपरेटिव, इज इमीडिएटली ऑपरेटिव। अब यहां पे गौर से देखें, विल क्या इमीडिएटली ऑपरेटिव होता है? नहीं, विल तो मेरा भाई किसी शख्स के मरने के बाद ऑपरेट होती है ना, तो इमीडिएट ऑपरेटिव तो नहीं होती। तो नॉन टेस्टामेंट्री हुआ ही क्या कि जो इमीडिएटली ऑपरेट होगा, और जो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी कि विल होते हैं, वो इमीडिएट ऑपरेट नहीं होते, वो आफ्टर द डेथ ऑफ दैट टेस्टेटर तब जाके ऑपरेट होते हैं, वैसे ऑपरेट नहीं होते। तो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट की पहली खासियत कि इफ अ डॉक्यूमेंट इज इमीडिएटली, अब कोई भी अगर आपके पास ये रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट की बात आएगी तो जहां पे टेस्टामेंट का लफ्ज आएगा, आप ये केस लॉ में उसको टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, इफ अ डॉक्यूमेंट इज इमीडिएटली ऑपरेटिव, फाइनल, इरिवोकेबल। फाइनल है एंड इरिवोकेबल। अब यहां पर एक और मजे की बात ले लें, और वो क्या है? पहली बात तो ये है कि जो आपकी विल होती है वो इमीडिएटली क्या है? इमीडिएटली आपकी ऑपरेटेबल नहीं होती, और उसके बाद ये कंपल्सरी रजिस्टरेबल भी नहीं होती जो आपकी विल होती है। एयर 1962 AP 178, एयर 1962 AP 178, AP 178 वो कहता है कि जो आपकी विल है ये कंपल्सरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो विल से हटकर जो डॉक्यूमेंट जो नॉन टेस्टामेंट्री होंगे या नॉन विल वाले डॉक्यूमेंट होंगे, वो क्या होंगे? वो ऐसे डॉक्यूमेंट जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल होंगे। तो नॉन टेस्टामेंट्री में के जो इमीडिएटली ऑपरेटिव हो, विल इमीडिएटली ऑपरेटिव, यानी कि जो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स होते हैं दे आर नॉट इमीडिएटली ऑपरेटिव। उसके बाद ये फाइनल और इरिवोकेबल, बट अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट मे बी रिवोक्ड बाय द टेस्टेटर एट एनी स्टेज बिफोर हिज डेथ। तो विल या टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट किसी भी वक्त रिवोक करवाए जा सकते हैं, लेकिन जब कोई आपका नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, ये होता ही क्या है कि विच कैन नॉट बी रिवोक्ड, ये रिवोक नहीं करवाया जा सकता। तो अब जब लफ्ज आएगा ना नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट का, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अदर देन द टेस्टामेंट, सिंपल सी, वसीयत के अलावा वो डॉक्यूमेंट जो इमीडिएटली ऑपरेट होगा उसको हम क्या कहेंगे? उस डॉक्यूमेंट को हम कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट क्या है? ये हमारा नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है। उसके बाद क्या है जनाब? कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं जिनका जिक्र सेक्शन 17 में किया गया है, और उनको क्लासीफाई किया गया है एज कंपल्सरी रजिस्टरेबल
डॉक्यूमेंट्स। तो वो हम देखते हैं कि जनाब कंपलसरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स हमारे कौन से होते हैं। सबसे पहले 17A के अंदर, जस्ट मिनट, शायद कैमरा मेरा वो हो गया। तो सबसे पहले 17A वो कहता है कि जितने भी आपके गिफ्ट डीड है, तमाम के तमाम गिफ्ट डीड जो होते हैं वो क्या है, वो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है। अगर इनको रजिस्टर ना करवाया जाए तो इनकी अहमियत नहीं होती। उसके बाद कोई भी ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। अब कौन से नॉन टेस्टामेंट्री, अभी आपको नॉन टेस्टामेंट्री का लफ्ज़ समझ आ चुका है, लेकिन ऐसे नॉन टेस्टा, अब वसीयत के अलावा कितने डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो फिर ये कौन से नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, असाइन करते हैं, जो क्या करते हैं, क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, एक्सटिंग्विश, क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, एक्सटिंग्विश, लिमिट एनी राइट, कब, इन फ्यूचर आर प्रेजेंट। तो ऑल सच नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स विच क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, एक्सटिंग्विश, लिमिट एनी राइट इन फ्यूचर आर प्रेजेंट। और वो किस चीज के मुतल्लिक होगा, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर वो किसके मुतल्लिक है जनाब, इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुतल्लिक है। और वो भी कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी, 100 रुपीज़। मुझे इस चीज़ पर थोड़ी सी हैरानी भी होती है कि पाकिस्तान में ज़ालिमों अब भी कोई 100 रुपीज़ वाली प्रॉपर्टी है। याद लिखो, सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट होंगे वो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल है, किस्सा ख़त्म कर दो। 100 रुपीज़ का किस्सा क्यों लिखा हो, 100 रुपीज़ के कौन सा कोई आजकल महल मिल जाता है। 1908 से लेकर आज तक हम इस लफ्ज़ को चेंज नहीं कर सके। तो क्या हुआ कि नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स, तमाम वो डॉक्यूमेंट्स जो कि राइट क्रिएट करें, डिक्लेयर करें, असाइन, तो इसमें कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, आपकी जितनी भी डीड्स है ना। डीड्स का क्या काम होता है, डीड्स का बेसिक काम होता ही यही है कि राइट क्रिएट करना, डिक्लेयर करना, असाइन करना, एक्सटिंग्विश करना, लिमिट करना, कुछ भी करना। तो लिहाजा इन नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी तमाम जो डीड्स हैं, एग्रीमेंट्स नहीं, जो प्रॉपर डीड आपके मुकम्मल हो जाते हैं, उसी में आपका सेल डीड भी आ जाएगा, उसी में आपका लीज डीड भी आ जाएगा, मॉर्गेज डीड, XYZ, सब के सब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। फिर सेक्शन जो इसका पार्ट C है, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से, जो कि आपके रिलेटिव टू क्या है, विच एक्नॉलेजेस द रिसीट ऑफ पेमेंट एनी कंसिडरेशन। तो एक और क्या हो गया, नॉन टेस्टामेंट्री। फिर नॉन टेस्टामेंट्री आ गया जो क्या करता है, एक्नॉलेज करता है। किसको एक्नॉलेज करता है, एक्नॉलेजेस द रिसीप्ट, किस चीज़ की वसूली को वो एक्नॉलेज करता है, एक्नॉलेजेस द रिसीप्ट। किस चीज़ की रिसीप्ट है जनाब, एक्नॉलेजेस द रिसीप्ट ऑफ, ये सॉरी सी के अंदर हम आ रहे हैं हाथ से, एक्नॉलेजेस द रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन, रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो रसीद है किसी भी पेमेंट के हवाले से, और किस चीज़ की पेमेंट के हवाले से, कंसिडरेशन क्लास A जो जिसके हवाले से होगा, ऑन अकाउंट ऑफ द क्रिएशन डिक्लेरेशन। तो ये जो हमारे राइट क्रिएट, डिक्लेयर या साइन हुए थे, इसके हवाले से अगर कोई वसूली की रसीद है तो वो भी कंपलसरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट है। तो एक हमारी गिफ्ट डीड कंपलसरी रजिस्टरेबल होगी, एक नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट 100 रुपये से ऊपर के जो कोई भी डॉक्यूमेंट जो राइट को क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन या एक्सटिंग्विश करेगा वो कंपलसरी रजिस्टरेबल हो गया। और उसके बाद बात आ जाती है हमारे पास नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट ऑफ द कंसिडरेशन होगा, वो भी कंपलसरी रजिस्टरेबल हो जाएगा। और उसके बाद डील करता है लीजेस के साथ। फर्दर कुछ और इसकी क्लासेस हैं जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स, जो कंपलसरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करती हैं। और उसमें क्या आ जाएगा, उसमें एक लीज आ जाएगा हमारे पास। लेकिन एक बात ध्यान में रख लें, लीज ईयर टू ईयर, जो ईयर टू ईयर होगी और मोर देन 1 ईयर के लिए जो होगी, मतलब 1 साल तक की जो है लीज है, उसको रजिस्टर करवाएं या ना करवाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी लीज जो 1 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए होगी उसको कंपलसरी हमने रजिस्टर करवाना है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी मौजूद है। वो एक्सेप्शन ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी लीज को एक्सक्यूज कर दे फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, और वो कैसी लीज हो, 5 ईयर तक, मैक्सिमम 5 ईयर तक की जो लीज है
कैन बी एग्जेम्प्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन। उसको रजिस्ट्रेशन से क्या किया जा सकता है? एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको क्या कर सकती है? एग्जेम्प्ट कर सकती है कि जनाब इसको रजिस्टर करवाने की, वैसे 1 साल से जो ऊपर होगा तो लीज के बारे में जनरल रूल क्या है कि अगर 1 साल से ज्यादा लीज है तो आपने कंपलसरी तौर पर उसको रजिस्टर करवाना है। लेकिन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो 5 साल तक की लीज को क्या कर सकती है? एक्सक्यूज कर सकती है। और उसके बाद ई हमारे पास आ जाता है, वो भी नॉन टेस्टामेंट्री। कौन से जनाब? ई में फिर नॉन टेस्टामेंट्री आए, और वो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट कौन से हैं? जो कोर्ट की जो डिक्री होती है ना, उसको असाइन वगैरह करते हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंट आ जाएंगे ई के अंदर? कि नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। कौन से? ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो ऑर्डर और डिक्री ऑफ द कोर्ट किसी को असाइन करते हैं या उसके बाद क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं उसकी एग्जीक्यूशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो वो भी कंपलसरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट है। यहां तक हमारे पास आ गए कंपलसरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट। अब उससे आगे असल में जो चीज कंफ्यूज करती है इसमें सेक्शन 17 में, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन द कंपलसरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद ऑप्शनल रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जब हम सेक्शन 18 जाके पढ़ते हैं ना, सेक्शन 18 ने क्या किया? सेक्शन 18 ने कहा कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स which are not compulsory registerable documents under section 17 may be registered under section 18 as optional registerable documents। लेकिन अब इस चीज़ ने कंफ्यूज हमें किया, बट ये कंफ्यूजन दूर उस वक्त हुआ कि जब हमने उस सेक्शन 18 को असल में पढ़ा तो हमें पता चला कि यार सेक्शन 17 गौर से तो देखो ना, सेक्शन 17 की जो पहली 5 क्लासेस जो यहाँ तक हमने पढ़ी है ये तो होगी कंपलसरी रजिस्टरेबल, और जो क्या कहते हैं जो नॉन कंपलसरी है या जो ऑप्शनल रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सेक्शन 17 ही डील करता है। वो कैसे डील करता है? अब गौर से आपने ये चीज़ देखनी है। वो इस तरह डील करता है कि जब हम ये पढ़ते हैं कि प्रोवाइडेड दैट, वो जो मैंने 5 ईयर वाली बात आपको बता दी। अच्छा, उसके बाद आगे क्लास 2 पढ़े, जब हम 17(2) को पढ़ेंगे तो 17(2) हमें बहुत सी चीज़ें बताएगी। लेकिन 17(2) को पढ़ने से पहले मैं एक आपको पॉइंट पहले क्लियर कर लूँ, फिर 17(2) की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये भी एक क्यूरी है, अक्सर लोग पूछते हैं। तो वो मैं आपको पहले एक केस लॉ के हवाले से एक पॉइंट क्लियर करवा देता हूँ। और वो हमारा पॉइंट क्या है जनाब केस लॉ के हवाले से? वो ये पॉइंट है, एक केस लॉ आप लोग लिख लें 1985 CLC 2831, 1985 CLC 2831। ये हमारे पास एक केस लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात किस चीज की आ गई कि पावर ऑफ अटॉर्नी। अब जो बात करते हैं जनरली पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में, तो पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या उन तमाम जो हमने अभी पढ़े हैं, क्या वहां पे कोई पावर ऑफ अटॉर्नी का जिक्र था? नो, पावर ऑफ अटॉर्नी का तो जिक्र ही नहीं है। तो लिहाजा पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है? PLD 1961 सुप्रीम कोर्ट 43, एक केस ला लिख ले, PLD 1961 सुप्रीम कोर्ट 43, 1961 सुप्रीम कोर्ट पेज 43 कहता है कि जो आपका पावर ऑफ अटॉर्नी है ये क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी इज नॉट कंपल्सरी। उसने किस्सा खत्म किया, कंपल्सरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट। अब यहां पर एक क्यूरी आ जाती है। यहां पर हमने पढ़ा कि पावर ऑफ अटॉर्नी की तो 2 किस्में हैं, एक है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और एक है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। और हम जानते हैं भाई कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी शख्स को वही इख्तियारात देता है कि जो एक ओनर के पास होते हैं। उस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को यूज करते हुए शख्स जमीन को बेच सकता है, लीज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो बात यह है कि जो शख्स जिसका रिकॉर्ड ऑफ राइट में नाम ही मौजूद नहीं है ओनर की लिस्ट पे, वो कैसे गिफ्ट करेगा? वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा? अब ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था जिसको किसने दूर किया? जिसको दूर किया 1985 CLC 2831 ने। उसने कहा कि अगर क्या है कि अगर कोई भी आपका जो पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर कोई भी आपका पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है? वो करता है परफॉर्म्स फंक्शन। कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? वही कौन से? राइट को डिक्लेयर करना, राइट को असाइन करना, या राइट को क्या करना? ट्रांसफर करना।
तो अगर ये जो फंक्शन हमने पहले पढ़े हैं वहां पे राइट को डिक्लेयर असाइन या कोई भी ऐसा काम जिनका जिक्र कहां पर हम पढ़ के आ रहे हैं, सेक्शन 17 में पढ़ के आ रहे हैं, अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी, और ये कौन सा पावर ऑफ अटॉर्नी होगा, ये डेफिनेटली आपका होगा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो किसी शख्स को जमीन बेचने का इख्तियार दे, जमीन के मुताल्लिक कोई भी राइट असाइन करने का इख्तियार दे, अकॉर्डिंग टू 1985 CLC 2831, ये क्या हो जाएगा, ये एक कंपल्सरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो पावर ऑफ अटॉर्नी इज लेकिन कौन सी पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, कि जो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी राइट को ट्रांसफर असाइन करने का राइट देती है। इट इज कंपल्सरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट अंडर 1985 CLC 2831। और यहां पर एक चीज थोड़ा सा आपके लिए पर्सनल प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बताता चलूं कि अगर ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, अगर ये पावर ऑफ अटॉर्नी विद इन अ फैमिली, यानी कि कोई बाप अपने बेटे को दे, अगर कोई भी बाप अपने बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी देगा तो इसके ऊपर जस्ट सिंपल आपका 1200 रुपए के स्टाम्प पेपर इज मोर देन इनफ, तो रुपीज 1200 लग जाएगा। बट अगर कोई शख्स ये पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और अदर देन फैमिली, अदर देन ब्लड रिलेशन, किसी और शख्स को अगर पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाएगा तो इस पावर ऑफ अटॉर्नी पर क्या होगा, 2% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 2% रजिस्ट्रेशन फीस है, इसकी टैक्स नहीं कहेंगे, इसको रजिस्ट्रेशन फी कहेंगे। तो रजिस्ट्रेशन फीस भी तो एक किस्म का टैक्स ही होता है। तो 2% इसकी रजिस्ट्रेशन फी आपको देनी पड़ेगी। मतलब अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप किसी भी शख्स को पावर ऑफ अटॉर्नी के, असल में इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह बेसिकली ये थी कि लोगों ने ज़मीनें रजिस्टर करवाना छोड़ दी थी और पावर ऑफ अटॉर्नी पर जो कारोबारी लोग थे, पावर ऑफ अटॉर्नी पर ज़मीन लिया, पावर ऑफ अटॉर्नी पर ज़मीन दे दिया, तो इसके ऊपर 2% टैक्स लग गया कि भाई पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर भी 2% आपका क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। और एक बात जहन में रख लें, जब कोई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी शख्स को किसी ज़मीन के मुतालिक दी जाती है ना, तो उसको रजिस्टर जब हम करवाते हैं तो उस ज़मीन के ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि अब इस शख्स के बगैर ये ज़मीन ओरिजिनल मालिक भी नहीं बेच सकता। जब तक ये पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोक नहीं होगी तब तक इसको बेचने का किस पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के पास रहेगा, और फिर जब तक इसको रिवोक नहीं किया जाएगा मालिक नहीं बेचेगा। जब इसको रिवोक, और रिवोक कब होगा कि अगर वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आपकी इरिवोकेबल है तो उस सूरत में पहले उसको इरिवोक करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मालिक के पास राइट जाएगा उस ज़मीन को असाइन करने का। ये एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब ये हमें पता चलेगा कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पेशली जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है रिगार्डिंग जो आपको इंपावर करती है टू सेल द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज़ अ कंपल्सरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट। अब हम चलते हैं, जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी सेक्शन 17 ही बता रहा हूँ, पहले 17(1) को क्लियर किया था, अभी 17(2) को क्लियर करते हैं। और जो मैं आपको मजे की बात बता रहा था कि ऑप्शनल रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो डिस्कस इन 17, और 17 की कौन सी क्लास है, क्लास 2 के अंदर। कैसे पढ़ के आपको बता दो ताकि आप किताबें खोलें, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि नथिंग इन क्लास, कौन सी क्लास जो ऊपर हम पढ़ के हैं, बी और सी ऑफ सबसेक्शन अप्लाइज टू। तो जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वो इधर अप्लाई नहीं होती। 17(2) कहता है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन है तो ये भी नॉन टेस्टामेंटरी, पर इधर वो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस अप्लाई नहीं होता। मीन्स ये क्या हो गया, ये 17(2) कुछ डॉक्यूमेंट को सेक्शन 17 के कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल होने वाले उस ऑपरेशन से आउट कर देता है। और वो कौन कौन से हैं, आपके जो 17(2) डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है कि जो जिनके ऊपर ये क्लास ए बी यानी कि रजिस्ट्रेशन वाली क्लास अप्लाई नहीं होती, उसमें आपका क्या आ जाएगा, उसमें आपका आ जाएगा शेयर्स आ जाएंगे, डिबेंचर्स आ जाएंगे। शॉर्ट करता हूँ, शेयर्स जो आपके कंपनी के शेयर्स होते हैं, और डिबेंचर, इसके ऊपर लेक्चर मेरा ऑलरेडी मौजूद है कंपनी के अंदर। तो शेयर और डिबेंचर इनको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होती। और उसके अलावा कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ एनी डिबेंचर, जो आपका ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र ऑफ एनी डिबेंचर, तो उसको भी रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होती। और फर्दर उसके हवाले से एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट 2004 CLC 318, 2004 CLC 318, ये बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स के मुतल्लिक है या उसके अलावा एग्रीमेंट्स के मुतल्लिक है। एग्रीमेंट्स से तो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं कि ऐसे एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट जो इटसेल्फ तो राइट क्रिएट नहीं करते, बल्कि वो एक फर्स्ट स्टेप होते हैं कि अब जनाब हमने आपस में मुआहदा कर लिया, इन शराइत के ऊपर हम इसको सेल डीड में कन्वर्ट करेंगे। तो वो जो एग्रीमेंट्स होते हैं, यहाँ पर उसको कहा गया कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स जो फर्दर कोई और डॉक्यूमेंट का रास्ता हमवार करते हैं, जिसको फाइनल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, इनको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद कोई भी आपका जो है इसके अंदर ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी,
बाई क्राउन, अभी तक क्राउन का लफ्ज़ हमने लिखा हो माशाल्लाह। ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, जो क्राउन करता है बाई क्राउन, उसको ना तो क्राउन होगा, वो क्या कहते हैं, ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो ना ही क्राउन होगा और ना ही इसकी रजिस्ट्रेशन की हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद क्या है कि एनी ऑर्डर ऑफ लोन, ग्रांटिंग ऑफ लोन, ये हमारे मुल्क में कुछ कानून हैं ग्रांट ऑफ लोन के। तो जो ग्रांट ऑफ लोन है किस कानून के तहत है जनाब, ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक जो देता है आपको का कोई भी जो लोन देता है तो उसको भी रजिस्टर्ड लोन एक्ट है हमारे पास, एक 1883 है, तो लैंड इंप्रूवमेंट लोन एक्ट, उसके तहत अगर कोई लोन दिया जाएगा तो यहाँ पर उसको रजिस्टर, ये ऑप्शनल रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट है, ये कंपलसरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद क्या चीज़ है कि एनी सर्टिफिकेट ऑफ सेल ग्रांटेड बाय ऑक्शन अफसर। अब ये समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा टच लगाना पड़ेगा लैंड रेवेन्यू एक्ट का। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर जब किसी भी डिफॉल्टर की कोई भी ज़मीन जो बेची जाती है ना, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी है, वहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि जब कोई लैंड किसी बिड फाइनल बिडर को दी जाएगी ऑक्शन के अंदर तो इक्वल टू म्यूटेशन होगा, मतलब उसको दोबारा रजिस्टर, वो ऑलरेडी जब सरकार को उसने पैसे दे दिया तो समझो रजिस्ट्रेशन के पैसे उसी ऑक्शन के अमाउंट में चले गए, उसको दोबारा से रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो उसी सर्टिफिकेट ऑफ सेल की बुनियाद पे क्या करेगा, डायरेक्ट जाके म्यूटेशन यानी कि अपने नाम पर इंतकाल करवा लेगा, उसको रजिस्ट्रेशन फीस भर के रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होगी कोई भी जो ऐसा डॉक्यूमेंट होगा। और उसके बाद कोई भी जो लीज़ है उसका जो काउंटर पार्ट ऑफ लीज़, तो जो आपका काउंटर पार्ट ऑफ लीज़ है उसको भी रजिस्टर करवाने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब ये जो आपके क्लास 2 ने डिस्कस किए हैं, इसने इन सब डॉक्यूमेंट्स को क्लास 1 के ऑपरेशन से निकाल दिया। मतलब जो 17A-B हमने पढ़ा, 17(1)(a)(b) हमने BC जो पढ़ा, सॉरी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा ना, 17(1)(BC), तो उसने कहा कि जी ये वाले नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की रजिस्ट्रेशन तो लाजमी करवानी है। और इसने कहा कि कोई भी ऐसा जो नॉन टेस्टामेंट्री, एक और भी क्लियर कर दिया कि कोई भी ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री जो इंस्ट्रूमेंट है और वो कौन सा है, लेस देन 100 रुपीज़, उसको भी जो है वो उस ऑपरेशन से निकाला। तो मतलब 17(2) ने ही हमें ऑप्शनल रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया कि जी ये इनकी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जिनकी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है अगर हम उनको रजिस्टर करवाना चाहें तो ये डॉक्यूमेंट 17 में रजिस्टर नहीं होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट सेक्शन 18 में जाके क्या हो जाएंगे, सेक्शन 18 में रजिस्टर हो जाएंगे, सेक्शन 17 में ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर आपके नहीं हो सकते। अब फर्दर यहाँ पर इसी की क्लास 3 में आपको बताता चलूँ, सेक्शन 17 क्लास 3। तो सेक्शन 17 क्लास 3 किस चीज़ के मुतल्लिक है और हमें क्या बता रही है क्लास 3, वो आगे फर्दर किसी और डॉक्यूमेंट के बारे में बता रही है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ सन, वो क्या है 1872 के बाद जो होगा, एंड नॉन कन्फर्मेबल विल शैल आल्सो बी रजिस्टर्ड। अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ सन, इसको हम नॉर्मल क्या कहते हैं, एडॉप्शन डीड। तो जो हमारी एडॉप्शन डीड होती है, किसी बच्चे को अडॉप्ट करने की जो डीड है, इट्स आल्सो अ कंपल्सरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट। तो अगर कोई पूछे दैट कंपल्सरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, तो वो जो हमने पहली 5 क्लासेस पढ़ी हैं जिसमें हमने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था हमारा वो क्या कहते हैं, सबसे पहले गिफ्ट के बारे में, फिर कोई भी जो 100 रुपीज़ से ज़्यादा वाला जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में जो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होता है, और फिर उसके बाद हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा कि एक्नॉलेजमेंट रिसीट के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा लीज़ जो 1 साल से ज़्यादा होती है उसके बारे में पढ़ा, और फिर हमने यहाँ पर जनाब पढ़ा कि कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफ़र करता है डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये कंपलसरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट थे। और क्लास 3 ने भी कंपलसरी के बारे में बताया, अडॉप्शन डीड को कंपलसरी में शामिल कर दिया। और उसके बाद 17(2) ने हमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बताया कि जिनको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम फिर भी उसको रजिस्टर करवाना चाहें तो सेक्शन 18 उनके साथ डील करता है, जो कि ऑप्शनल रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट होते हैं। एनी डॉक्यूमेंट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17 में बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 18। ये हमारा वहाँ तक का क्या था, एक जो मेन इसका फोकस्ड पॉइंट था वो ये था। और उसके बाद कुछ और पॉइंट्स सेक्शन 17 से ऑनवर्ड इसी चैप्टर के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, और फिर हम अगले नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
सेक्शन 19 ने हमें क्या बताया? सेक्शन 19 ये कहता है कि डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर, डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय रजिस्ट्रार। अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार की ज़ुबान में नहीं है और वो उसको नहीं समझ सकता तो उसको वापस कर देगा और उसको कहेगा जी इसको ट्रांसलेट करवाएं उस ज़बान में जो रजिस्ट्रार को समझ आए, और फिर इसके ट्रू कॉपी होने के साथ सनद, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो ट्रांसलेटेड कॉपी दोनों मेरे पास लेकर आओ, तो फिर मैं इसको रजिस्टर करूंगा, अदरवाइज मैं इसको रजिस्टर नहीं करूंगा। डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इंटरलिनिएशंस, ब्लैंक्स और इरेजर्स आर अल्ट्रेशन, ये एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कंटेन, क्या कंटेन करते हैं, इंटरलाइनिएशंस, उसके बाद ब्लैंक्स, उसके बाद क्या चीज आएगी, उसके बाद इसके अंदर आएगा इरेजर्स और अल्ट्रेशंस, इरेजर्स और अल्ट्रेशन। मतलब अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप रजिस्टर करने के लिए लेकर गए हैं लेकिन उसमें लाइनों के दरमियान, इंटरलाइनेशन क्या होता है, लाइनों के दरमियान कुछ लिखा हुआ है या उसमें कोई ब्लैंक स्पेस खाली है या उसमें कुछ काटा हुआ है या उसमें कोई तब्दीली की हुई है। अब यहाँ पर यह भी तो हो सकता है कि ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट कुछ और हो और यहाँ पर इसमें तब्दीली कर दी गई हो, तो फिर ऐसी सूरत में रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार उसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है, बट वो अगर रिफ्यूज़ ना करे और उनको बुलाए पार्टीज़ को कि जी अपने इसके ऊपर इंडोर्समेंट करें, अपने सिग्नेचर करें कि ये वाकई के इनिशियल्स उसको कहा जाता है कि एक सिग्नेचर करे कि तब्दीली आपने ही की है, और अगर वो उसको एक्नॉलेज करते हैं जी बिल्कुल ये तब्दीली हमसे ही, हमसे गलती होगी तो हमने उसको मिटाकर क्या कर दिया है, ठीक कर दिया है, तो उस सूरत में वो उनसे सिग्नेचर लेगा कि ये अल्ट्रेशन के ऊपर सिग्नेचर करे कि वाकई ये आपने ही की है, और फिर उसके बाद जब उसको रजिस्टर करेगा तो अपने रजिस्टर में मेंशन करेगा कि फ़लाँ जगह पर ये जो लफ्ज़ है ये पार्टीज़ ने एक्नॉलेज किया है कि ये अरेज था या ये अल्ट्रेशन की गई थी, या कोई ब्लैंक जगह को काट देना या कोई भी और ऐसी इंटरलिनिएशन, तो डॉक्यूमेंट अगर इसमें होगी तो रजिस्ट्रार के पास ये अथॉरिटी है कि उसको मेंशन करेगा। उसके बाद क्या चीज़ है, 21 कहता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी ज़रूरी है। जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी ज़रूरी है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आपका ये मैप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मैप जारी करती है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और अगर ये आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कोई हाउस वगैरह है तो नॉर्थ ईस्ट साउथ उसमें होना चाहिए कि किस तरफ गली, किस तरफ मोहल्ला, किस तरफ सड़क, किस तरफ किसका घर है, वो तमाम तफसीलात होनी चाहिए। और अगर उसके अलावा है तो इसमें तमाम जो एक पर्टिकुलर जो उसको मैप में नंबर अलॉट किए जाते हैं जो खसरा खाता खतूनी खेवट नंबर कहते हैं, अगर वो चीज़ उसमें मेंशन्ड है तो फिर, और अगर वो मेंशन्ड नहीं भी है बट इतनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि पर्टिकुलरली उस एरिया की मार्किंग हो सके, उसको पहचाना जा सके, तो ये रजिस्टर किया जा सकता है, इस पर कोई भी एतराज़ नहीं किया जाएगा। और वही मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउस वगैरह के बारे में कहाँ पर बताया गया, सेक्शन 22 में, कि डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी और डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउस उसको रजिस्टर करवाने के लिए ज़रूरी है। जब आप ये डॉक्यूमेंट में ये तमाम चीज़ें डालेंगे तब आपका डॉक्यूमेंट जो होगा वो रजिस्टर होगा, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर होने के काबिल नहीं होगा। जस्ट अ मिनट जी। तो जनाब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन। हमारा जो भी इंपॉर्टेंट जो इसमें जो मेन जो चैप्टर्स है वो टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन और प्लेस फॉर रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद हम एक क्विक वी सबका एक चैप्टर वाइज ले लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और फर्दर इंशाल्लाह जब भी कोई इसका वो अलग अलग जो लेक्चर्स आएंगे ना तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब हम बात करते हैं टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन या प्रेजेंटेशन, तो टाइम क्या है फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ आ डॉक्यूमेंट, ये है 23 से लेकर 27 तक। तो इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई है टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन। 23 ये बताता है कि जो आपका टाइम है वो कितना है, वो 4 मंथ्स है। कोई भी डॉक्यूमेंट आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन आपने 4 महीने के अंदर अंदर उसको रजिस्टर करवाना होता है। हाँ, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप उसके हवाले से अगर कोई केस वगैरह चल जाता है और वो कोई कोर्ट में जाता है, या उसके अलावा यहाँ पर अपील की बात आ जाती है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उसकी रजिस्ट्रेशन आए और कोई रिफ्यूज़ल या कोई भी ऐसा मामला हो जाए या अपोजिट पार्टी को इतराज़ कर दे और वो मामला अपील में चला जाए, तो जब अपील फाइनल होगी तो अपील के फाइनल होने के बाद टाइम फिर वही कितना है, 4 मंथ्स। और अगर कोई 24 बताता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स क्या है कि सेवरल पर्सन उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो जो डॉक्यूमेंट सेवरल पर्सन एग्जीक्यूट करेंगे उसका भी टाइम जो है वो कितना है,
वो 4 मंथ्स ही है। तो एक्चुअली इसका जो टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है वो 4 मंथ है। और 25 उसमें क्या बताता है कि अगर कोई शख्स डिले हो जाए, और डिले कहाँ से हो जाए, डिले हो जाए और ये डिले कितना है, लेस देन 4 मंथ्स है, मतलब 4 महीने पहले भी गुजार दिए और उससे आगे 4 महीने तक के दरमियान का अगर वक्फा है तो इसको 10 टाइम्स, 10% नहीं है, 10 टाइम्स फाइन के साथ इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रख ले कि जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो इस फाइन को वेव ऑफ करने का इख्तियार रखता है। और उसके बाद क्या है कि सेक्शन 26 क्या बताता है, सेक्शन 26 ये बताता है कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ प्रोविंस, आउट ऑफ प्रोविंस में हम यहाँ पर क्या चीज़ ले जाएंगे, अगर वो आउट ऑफ पाकिस्तान एग्जीक्यूट हुआ था, आउट ऑफ पाकिस्तान एग्जीक्यूट हुआ था बट वो कोई राइट ऐसा क्रिएट कर रहा है जो कि पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस सूरत में उसकी पाकिस्तान में भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो जब वो पार्टी पाकिस्तान में आती है तो फिर वही टाइम 4 मंथ का, तो 4 मंथ्स के टाइम में वो इसको क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान आने के बाद आफ्टर अराइवल इनटू द पाकिस्तान वो क्या करेंगे, 4 महीने के अंदर इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाएंगे। और 27 ने हमें बताया कि विल में बी रिप्रेजेंटेड एट एनी टाइम। मैंने आपको बताया था कि विल को हमने क्यों इसको रखा, क्यों है नॉन टेस्टामेंट्री में, क्योंकि टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट के बारे में क्या है कि जो 27 बताता है कि जो आपकी विल होती है उसका कोई टाइम नहीं, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम उसको रजिस्टर भी किया जा सकता है और एट एनी टाइम उसको रिवोक भी किया जा सकता है। दैट्स वाई ये आपका ये जो विल है ये कंपलसरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि एट एनी टाइम ये रिवोक भी हो सकता है और एट एनी टाइम ये क्या हो सकता है, एट एनी टाइम इसको रजिस्टर भी करवाया जा सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन टाइम, दैट व्हाट इज द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। नाउ हम किधर फॉरवर्ड करेंगे, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये एक अगेन इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, दैट कहाँ पे हम कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवा सकते हैं, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 28 to 31। 28 से 31 तक डील करता है प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन के साथ। और वो हमें क्या बताता है प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में, वो ये बताता है 28 हमें ये बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, 28 ये बताता है कि ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारी, कैसी इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सेक्शन 17(1), सेक्शन 17(1) उसके अंदर ए बी सी और डी जो हमने अभी पढ़े हैं उसके तहत, या उसके बाद 17(2) या 18 के तहत जो रजिस्टरेबल होगा वो कहाँ पर होगा, वो उसी जो सेक्शन 28 के बताता है उसी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। किस सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जिस सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, यानी कि जिस एरिया में लोकेटेड है वहीं पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप, अगर कोई प्रॉपर्टी कोयटा के अंदर रजिस्टर्ड लोकेटेड है तो वो कोयटा के सब रजिस्ट्रार के पास क्या होगी, जाके उसको रजिस्टर करवाया जाएगा। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी 29 डील करता है कि प्रॉपर्टी आपकी क्या है, मूवेबल, तो मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पर, के वेयर डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या है कि जहां पर वो आपकी डीड साइन हुई थी, ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होने का ये मतलब है कि जहां पर आप लोगों ने बैठकर वो अपनी डीड साइन की थी वो डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड। तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो जहां पर आपका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था वहां पे, और अगर वो है इमूवेबल तो जहां पर वो लोकेटेड है वहां पर। लेकिन किसके पास, ये सेक्शन 28 कहता है, 29 कहता है कि जनाब ये असल में किसके पास रजिस्टर होंगी, सब रजिस्ट्रार के पास ये डॉक्यूमेंट आपके रजिस्टर किए जाएंगे। और उसके बाद सेक्शन 30 बता रहा है क्या, कि रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार इन सर्टेन केसेस। अब एक्चुअल क्या है, एक्चुअल ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये बेसिकली आपके सब रजिस्ट्रार ने ही रजिस्टर करना होता है, बट कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड बाय सब रजिस्ट्रार द रजिस्टर्ड में बी, तो अगर कोई मातहत सबऑर्डिनेट सब रजिस्ट्रार, मतलब अगर एक रजिस्ट्रार कोयटा है उसके मातहत 2-3 सब रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं, तो वो रजिस्ट्रार कोयटा भी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर सकता है। तो सेक्शन 30 के मुताबिक क्या हो गया कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी रजिस्टर हो सकता है, और उसके साथ साथ क्या है वो रजिस्टर के भी जो आपका रजिस्ट्रार है उसके भी ऑफिस में रजिस्टर हो सकता है। और उसके बाद क्या है जनाब, सेक्शन 31 क्या कहता है, सेक्शन 31 प्लेस के बारे में एक और चीज़ बताता है, प्राइवेट प्लेस के ऊपर रजिस्ट्रेशन के बारे में हमें बताता है। तो वो ये करता है
कहता है कि नॉर्मली जो हमने पढ़ा है 2829 में कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा ना, वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप जाएंगे और वहाँ पे जाकर रजिस्टर करेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स बीमार है, बूढ़ा है, जेल में है, कोई और ऐसी वजह है कि जिस वजह से वो शख्स रजिस्ट्रार के ऑफिस में नहीं आ सकता, तो कोई स्पेशल केस, यहाँ पर क्या है, स्पेशल केस, अगर कोई स्पेशल केस आ जाए तो स्पेशल केस के अंदर प्राइवेट रेजिडेंस पर भी रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो जाकर फिर उसकी वो एक फ़ीस वगैरह होती है, वो फीस वगैरह देकर क्या है कि वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया जा सकता है। ये एक प्रोपोजिशन मैंने एएससी के पेपर में देखी थी कि क्या किसी के घर पर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो सकता है, तो यस, अंडर सेक्शन 31 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट रजिस्ट्रार में अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल केस, किसी की भी प्राइवेट प्लेस पर जाकर उस डॉक्यूमेंट को क्या कर सकता है, वो रजिस्टर कर सकता है। ये था हमारा प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन के मुतालिक। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं और वो क्या है जनाब हमारा, वो है प्रेजेंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। हु कैन प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट, ये हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। किस चीज को, हमारा प्रेजेंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट 32 से 35, दैट हु कैन प्रेजेंट आर डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो प्रेजेंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, सेक्शन कौन सा हम पढ़ रहे हैं, 32 से लेकर 35 तक रिगार्डिंग प्रेजेंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, दैट हु कैन प्रेजेंट आर डॉक्यूमेंट। 32 कहता है, सेक्शन 32 क्या कहता है, सबसे पहले वो ये बताता है कि पर्सन टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से जो लोग हैं वो डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं रजिस्टर करवाने के लिए। क्या पार्टीज को होना जरूरी है या उसके रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे पर्सन, कौन से पर्सन, एग्जीक्यूटिंग, मतलब जो उसकी पार्टी एग्जीक्यूटेंट और एग्जीक्यूटिव होता है। जो एग्जीक्यूटेंट या कोई क्लेमिंग पर्सन है, सबसे पहले तो वो नॉर्मली पार्टी खुद ही जाकर करवाती है, तो सबसे पहले पार्टीज की ज़रूरत होती है कि वो जाकर वहाँ पे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाए। और उसके बाद क्या है कि जो डिक्री अगर आ जाए, तो डिक्री या आर्डर है तो वो भी सेम, जो पर्सन क्लेमिंग होगा, जो उसमें कोई राइट क्लेम कर रहा होगा, पर्सन क्लेमिंग राइट इन सच डिक्री, वो जाएगा और जाकर उस डॉक्यूमेंट को क्या करवाएगा, वो रजिस्टर करवाएगा बाय रिप्रेजेंटेटिव, बाय रिप्रेजेंटेटिव। और उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी, तो कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी भी जाकर क्या कर सकता है, किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा सकता है। लेकिन एक ऐसा, अच्छा यहाँ पर जो बात है ना रिप्रेजेंटेटिव की, तो इसके लिए कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होना जरूरी नहीं है। सेम मैं आपको अपनी ही मिसाल दे देता हूँ कि पिछले दिनों मैंने अपने गांव के अंदर एक घर खरीदा, तो मैं तो यहाँ पर कोयटा में मौजूद था, मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो मैंने अपने छोटे भाई को कॉल की कि यार जाओ और आप जाकर उसमें बायर के बिहाफ पर उसको मेरे नाम पर रजिस्टर करवा दो। तो उस शख्स ने, हाँ वहाँ पर जो सेलर था उसका होना ज़रूरी था, उसके बयानात होने थे, और बायर की जगह पे उसका रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि रिप्रेजेंटेटिव नीड नॉट टू बी द पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर या कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होल्डर, क्योंकि उस बंदे के नाम पर एक बंदा वहाँ पर जाकर कह रहे जी फलां बंदे के नाम पर ये राइट उसको ट्रांसफ़र कर दे, और दूसरा बंदा अगर उसको एतराज़ नहीं है तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी क्या किया जा सकता है, रजिस्टर करवाया जा सकता है। लेकिन जब बात करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर की, तो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर में सेक्शन 32 हमारे पास आ जाएगा, जो हमें कुछ इसके ऊपर लिमिट्स बताता है। और वो क्या बताता है, कहता है कि जनाब अगर प्रिंसिपल इज द पर्सन जो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देता है, अगर प्रिंसिपल इन पाकिस्तान है तो फिर क्या होगा, कोई भी प्रिंसिपल कहां पर है, प्रिंसिपल इन पाकिस्तान है जनाब, और पाकिस्तान के किसी ऐसे इलाके में है कि वेयर क्या है, वेयर रजिस्ट्रेशन एक्ट इज एप्लीकेबल। अगर आपका जो बंदा है वो किधर है, वो पाकिस्तान में है, और ऐसी जगह पर जहां पर जो आजकल तकरीबन हर जगह पर रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल है, पहले नॉन सेटल्ड एरियाज का मसला था, अब तो ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है। तो उस सूरत में रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार, इसका रजिस्टर किया हुआ पावर ऑफ अटॉर्नी ही वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। और अगर पर्सन पाकिस्तान में है लेकिन ऐसे एरिया में जहां पे रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो आपका नॉट एप्लीकेबल है, तो फिर वो क्या होगा, किसी मजिस्ट्रेट या जज से अटेस्टेड जो आपका पावर ऑफ अटॉर्नी होगा वो वैलिड होगा, वो बंदा 31 में जाकर डॉक्यूमेंट पेश कर सकेगा, अदरवाइज नहीं कर सकेगा। और अगर क्या है कि आउट ऑफ पाकिस्तान, ये तो दोनों पाकिस्तान की सूरतें हैं, अगर आउट ऑफ पाकिस्तान है तो कोई भी मजिस्ट्रेट अगर उसने उसको वेरीफाई कर दिया तब,
या फेडरल गवर्नमेंट थ्रू पॉलिटिकल एजेंट उस पावर ऑफ अटॉर्नी को क्या कर सकती है, वैलिड कर सकती है। तो कोई भी पर्सन खुद अपने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकता है। जो एग्जीक्यूटिंग पार्टीज होते हैं, डिक्री होल्डर जो है वो क्लेमिंग जो राइट है वो भी कर सकता है, रिप्रेजेंटेटिव, और उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो पर्टिकुलरली इस तरह करके रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होगा वो कर सकेगा, अदरवाइज कोई भी नहीं कर सकेगा। तो ये जो हमें सर्कमस्टांसेस बताए हैं ये सेक्शन 33 ने हमें बताए हैं कि जनाब जो 2 ने पावर ऑफ अटॉर्नी का जिक्र किया था वो ये वाले पावर ऑफ अटॉर्नी है जिनका 2 में जिक्र मौजूद है, कोई और ये पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं कर सकता। 34 क्या बताता है, इंक्वायरिंग बिफोर रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार। तो जो रजिस्ट्रार है उसको इख्तियार दे दिया 34 ने कि वो क्या कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, और इस इंक्वायरी में वो किसी से हेल्प भी ले सकता है और वो किसी को बुला भी सकता है, उसका तसल्ली भी कर सकता है कि वाकई वही शख्स आया है। कोई किसी बूढ़ी औरत का कोई निकाब लगाकर या कोई और बंदा ऐसा जो किसी और की जगह पर किसी और की ब्याह पर वो शनाख्ती कार्ड चेक कर सकता है, वेरिफिकेशन कर सकता है कि यही वो बंदा है या नहीं। ये ना कि कोई और बंदा किसी और के नाम पर ज़मीन हो और वहाँ पर कोई बयान वगैरह किसी और से करवाकर वो ज़मीन उसके नाम पर लगवा लीजिए, वो इस चीज़ को वेरीफाई करेगा। और उसके बाद क्या है जनाब, आगे फर्दर हम इसमें जो 35 है वो डील करता है प्रोसीजर इन केस ऑफ एडमिशन। तो जब वो कोई भी डॉक्यूमेंट को क्या कर लेगा, एडमिट कर लेगा, तो फिर उसमें वो क्या करेगा, वो उसमें अपनी पूरी तसल्ली करेगा। अब यहाँ पर वो क्या देखेगा जनाब, प्रोसीजर ऑन एडमिशन एंड डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूटिंग। प्रोसीजर अगर वो एडमिट करेगा तब, और अगर डिनाई करेगा तो तब क्या करेगा। जब वो उसको एडमिट करेगा तो उसको अपने पास रजिस्टर करेगा और रजिस्ट्रेशन का एक कंजेक्टिव नंबर लगाकर उस बंदे को दे देगा। और अगर वो डिनाइल करेगा तो डिनाइल की वजह लिखेगा। डिनाइल की वजह क्यों है, क्या हो सकती है कि द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मे इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द पर्सन अपेयरिंग बिफोर हिम आर द पर्सन्स द रिप्रेजेंट देमसेल्फ बी, तो वो उसमें उसको एग्जामिन भी कर सकता है। और उसके बाद क्या है कि इफ द पर्सन बाय होम द डॉक्यूमेंट प्रपोर्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड डिनाइज इट्स एग्जीक्यूशन। अब जो बंदा एग्जीक्यूटेड है, जो अपनी पावर किसी को दे रहा था, सेलर है, बीबी आके कहते जी वो तो मैं कोई नहीं अपनी ज़मीन बेच रही, तो यहाँ पर वो डिनाई कर देगा, ओ भाई जो सेलर है वो तो अपनी ज़मीन बेच नहीं रहा, तुमने ऐसे मुफ्त में ड्रामा। या वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ कि जनाब ऑल द पेमेंट हैव बीन रिसीव्ड, और वो आकर बूढ़ी औरत कहती है ओ भाई साहब मैं कोई पैसे शैसे नहीं ले, तो सूरत में क्या होगा, उस सूरत में वो डिनाई कर देगा, ओ भाई ये तो बंदा आपका एग्जीक्यूटेड है, ये मुकर गया, पहले इसको मनाओ, पहले इसको पैसे दो, सारा मामला सीधा करो, फिर मेरे पास आ जाओ। और अगर वो माइनर होगा, इडियट होगा, लुनेटिक होगा, या कोई डेड पर्सन है, या अपनी एग्जीक्यूशन को डिनाई कर देगा, तो उस सूरत में वो डिनाइल कर देगा कि भाई मैं इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करता। तो डिनाइल ऑफ डॉक्यूमेंट किन हालात में होता है मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द रजिस्ट्रार में डिनाई द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो डिनाइल ऑफ रजिस्ट्रेशन कब कब होती है, डिनाइल ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो डेल्ट अंडर सेक्शन 35 है जनाब। तो डिनाइल ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 35, उसमें क्या क्या चीज़ है डिनाइल ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 35 के अंदर। तो उसमें यह है कि अगर एग्जीक्यूटेंट डिनाई कर दे, अगर एग्जीक्यूटेंट क्या करता है जनाब, एग्जीक्यूटेंट डिनाइज करता है, तब भी वो कहेगा कि भाई इसको पहले मना कर लो। अगर एग्जीक्यूटेंट या तो लुनेटिक है या फिर माइनर है, और या फिर वो क्या है, या फिर वो जनाब आपका जो वो क्या है उसमें डिनाइज द एग्जीक्यूशन, या डेड है, किसी मुर्दा शख्स की प्रॉपर्टी किसी और को पर्सोनिफिकेशन करवा के अगर कोई बंदा करवा रहा है तो वो क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन को डिनाई कर देगा अंडर सेक्शन 35। अब उसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा इसको पॉइंट देख लेते हैं, अपीयरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट 36 से 39। अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट, तो क्या एग्जीक्यूटेंट की अपीयरेंस ज़रूरी है या नहीं है, 36 से लेकर 39 तक इसके साथ डील करता है। तो 36 प्रोसीजर वेयर अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट और विटनेस इज डिजायर्ड, जहां पर अपीयरेंस क्या है, अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट इज डिजायर्ड। तो जब डिजायर्ड होगा तो उसको क्या करेगा, 36 के तहत रजिस्ट्रार समन करेगा, बुलाएगा कि भाई साहब आपका आना यहाँ पर ज़रूरी है, उसको बुला सकता है। और उस सूरत में क्या है, 37 कहता है कि उसको क्या जारी किया जाएगा, समन जारी किया जाएगा कि भाई साहब आप तशरीफ़ ले आए, ताकि आपसे तसल्ली की जा सके कि वाकई आपका ही ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो रहा है, आप अपना राइट साइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और उसके बाद क्या है, कुछ पर्सन है जो एग्जेम्प्टेड है। 38 बताता है कि ये जो पर्सनल अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेड है उससे कुछ बंदे एग्जेम्प्टेड हैं। कौन से बंदे एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम अपीयरेंस,
फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, कोई भी ऐसा शख्स जिसको कोई बॉडीली इन्फर्मिटी है, कोई ज़ईफ़ है, बूढ़ा है, कोई ऐसा शख्स जो बहुत बीमार है और उसके लिए मूव करना पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या है, वो उसको पर्सनल अपीयरेंस से रोका जा सकता है। अगर कोई जेल में है और या फिर किसी शख्स को एग्जेम्प्ट किया गया, अगर कोई शख्स जेल में है या एग्जेम्प्टेड है और फिर भी वो कहता है कि ना जनाब, मुझे तो उस बंदे का इन पर्सन बयान ज़रूरी है कि ताकि तसल्ली हो कि वो वाकई एग्जीक्यूटर ने ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना भी है या नहीं, उसने ये चीज़ बेची भी है कि नहीं बेची, तो फिर वो क्या करेगा, उसी की प्राइवेट रेजिडेंस पे जाएगा और जाकर तसल्ली करेगा कि भाई साहब वाकई ये जो काम है ये आपने किया है या नहीं किया। और उसके बाद यहाँ पर बात 39 कहता है कि ये जो समन वगैरह जारी होंगे ना, जिस तरह सिविल कोर्ट जारी करता है तो सिविल कोर्ट की पावर ही रजिस्ट्रार के पास होगी, तो उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो कोई भी समन जारी कर सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी एग्जीक्यूटर उसको बुलाने के लिए समन भी जारी किया जा सकता है। अगर उसको एग्जेम्प्ट किया गया हो तो उस सूरत में अगर फिर भी ज़रूरी समझा जाए तो उसकी रेजिडेंस पर जाकर वो उसका जो बयान वगैरह है वो लिया जा सकता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो आपका अथॉरिटी टू अडॉप्ट के बारे में है कि प्रेजेंटिंग ऑफ विल और अथॉरिटी टू अडॉप्ट क्या चीज़ है। 41 एक है प्रेजेंटिंग ऑफ विल है और एक है जनाब हमारा अथॉरिटी, किस चीज़ का, अथॉरिटी टू अडॉप्ट। इसके बारे में क्या हमारा लॉ ये कहता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि आपका पर्सन एंटाइटल टू प्रेजेंट विल, कोई भी टेस्टेटर या उसका एग्जीक्यूटर आफ्टर डेथ। अब सबसे पहले टेस्टेटर जो है वो क्या है, कोई भी जो टेस्टेटर प्रेजेंटिंग ऑफ विल, टेस्टेटर कौन होता है, टेस्टेटर एक ऐसा शख्स होता है हु मेक्स विल, तो वो क्या करता है, वो जाकर उसको प्रेजेंट कर सकता है अंडर सेक्शन 40 कि जी मैंने ये विल किया और मैं इसको रजिस्टर भी करवाना चाहता हूँ। या एग्जीक्यूटर जिसके नाम पर वो विल की गई थी और वो कब, आफ्टर डेथ जाकर देगा कि जनाब ये मेरे अब्बा जी ने एक वसीयत की थी, ज़रा इस वसीयत को आप, या कोई उसमें और एग्जीक्यूटर कोई वकील वगैरह को भी अपॉइंट कर दिया जाता है कि जी मेरे मरने के बाद आपने ये वसीयत खोल कर इन लोगों को बता देनी है कि मैंने किस किस बंदे के नाम पर कौन कौन सी चीज़ की है। कोई डोनर या डोनी, जो अगर हम बात करेंगे अथॉरिटी टू अडॉप्ट की, तो डोनर और डोनी दोनों जाकर उसको क्या करवा सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो अथॉरिटी टू अडॉप्ट है ये कौन है, ये आपका कि a will or an authority to adopt presented for registration by the testator or donor may be registered in the same manner, जैसे कि कोई और डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है। ए विल आर अथॉरिटी टू अडॉप्ट प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन बाय एनी अदर पर्सन एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट शैल बी रजिस्टर्ड इफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड। तो जो डोनर कौन होता है, डोनर एक ऐसा शख्स, वालिद या वालदा, जो अपना बच्चा किसी को डोनेट कर देते हैं, जो किसी को दे देते हैं। तो डोनर का होना, जो अथॉरिटी टू अडॉप्ट है वो डोनर या डोनी दोनों प्रेजेंट कर सकते हैं। और इन द सेम वे जो विल है वो एग्जीक्यूटर या एग्जीक्यूटिव टेस्टेटर या एग्जीक्यूटर ये दोनों पेश कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब डिपॉजिट और डिस्पोजल ऑफ विल के बारे में पढ़ते हैं कि ये डिपॉजिट और डिस्पोजल ऑफ विल क्या चीज़ है। सेक्शन 42 से 46 डिपॉजिट, और उसके बाद क्या चीज़ है जनाब, डिस्पोजल ऑफ विल हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट ये है 42 से लेकर 46 तक हमारे पास। 42 से 46 तक जनाब डिपॉजिट एंड वो, तो डिपॉजिट ऑफ विल, तो डिपॉजिट ऑफ विल क्या होगा, जो आपका टेस्टेटर होगा वो किसी भी टाइम, क्योंकि हम पढ़ चुके कि डिपॉजिट ऑफ विल के लिए क्या है, डिपॉजिट ऑफ विल के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो हमारा टेस्टेटर होगा वो क्या करेगा, एट एनी टाइम, वो किसी भी वक्त उस विल को ला सकता है रजिस्ट्रार के पास कि भाई साहब मैं इसको जमा करना चाहता हूँ। और उसके बाद क्या है कि वो इसको एक बंद लिफाफे में देगा कि जी मेरे मरने के बाद ये आपने इसको खोल देना है, इसको आपने ओपन कर देना है। और प्रोसीजर ऑफ डिपॉजिट ऑफ विल क्या है, 40 इसके बाद ये क्या था, 42 था डिपॉजिट ऑफ विल। और प्रोसीजर ऑन डिपॉजिट ऑफ विल क्या है, जब कोई बंदा विल लेकर आएगा तो उसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ऑन डिपॉजिट ऑफ विल। तो कोई भी रजिस्ट्रार विल आने के बाद क्या क्या स्टेप लेगा, तो 43 ये कहता है कि जब उसके पास आएगा तो वो बुक नंबर 5, उसके पास एक बुक नंबर 5 है, तो बुक नंबर 5 में रजिस्ट्रार इस विल को रजिस्टर करेगा, दर्ज करेगा कि जी ये मैंने इसको दर्ज कर दिया है। और उसको दर्ज करने के बाद वो क्या करेगा, उसको दर्ज करने के बाद वो फायर प्रूफ बॉक्स में उसको रख देगा
और उसको सेव कर देगा फायर प्रूफ बॉक्स में रखने के बाद। 43 बताता है, 42 ने कहा कि जो भी टेस्टेटर एट एनी टाइम विल लेकर आएगा तो ये उसको बुक नंबर 5 में दर्ज करेगा और उसके बाद उसको फायर प्रूफ बॉक्स में रख देगा। और विदड्रॉ ऑफ सील्ड कवर डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 42, उसका विदड्रॉल, तो विदड्रॉल का मैं आपको बता चुका हूं कि जो विल होता है ये है ही क्या, ये रिवोकेबल डॉक्यूमेंट है। एट एनी टाइम कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी विल को कोडिसल के ज़रिए से चेंज भी कर सकता है और उसको विदड्रॉ भी कर सकता है 44 के तहत। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 45, प्रोसीडिंग ऑन डेथ ऑफ डिपॉजिटर। 45 क्या कहता है, प्रोसीजर। जनाब किस प्रोसीजर की बात करता है, ऑन डेथ, किसकी डेथ, ऑन डेथ ऑफ डिपॉजिटर। तो डेफिनेटली जब डिपॉजिटर की डेथ होगी तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उसको ओपन किया जाएगा और ओपन करने के बाद उसके जो कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स को बुक नंबर 3 में नोट किया जाएगा। 2 बुक्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। बुक नंबर 3 में उन कंटेंट्स को राइट डाउन किया जाएगा और राइट डाउन किए जाने के बाद वो जो विल है वो एग्जीक्यूशन के लिए जो एग्जीक्यूटर होगा उसको दे दी जाएगी, ठीक है जनाब इसके मुताबिक आप अपना सारा काम कर लें। और सेविंग ऑफ सर्टन इनेक्टमेंट्स, यहां पर ये पॉइंट समझने वाला है, सेविंग ऑफ सर्टन इनेक्टमेंट्स। अब जनरली हमने ये पढ़ा है जनाब कि आपकी जो विल है वो उस शख्स के मरने से पहले तक ओपन नहीं की जा सकती, लेकिन एक हमारे पास कानून है सक्सेशन एक्ट जो ये कहता है कि पावर ऑफ एनी कोर्ट बाय ऑर्डर टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ एनी विल, कि अदालत के पास एक पावर है कि अंडर सक्सेशन एक्ट वो किसी भी विल को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर कर सकती है। तो मींस वैसे जनरली जो विल होती है वो किसी शख्स के मरने के बाद ओपन होती है, लेकिन किसी शख्स की विल उसकी ज़िंदगी में भी ओपन की जा सकती है। तो सिंपल सा डिपॉजिट एंड डिस्पोजल ऑफ विल क्या है कि 42 में जब आप कोई विल लेकर जाएंगे रजिस्ट्रार के पास तो 43 में उसको बुक नंबर 3 में वो बुक नंबर 5 में एंटर करेगा, फायर प्रूफ बॉक्स में रख देगा। अगर आप उसको विड्रॉ करना चाहे पहले ज़िंदगी में तो विड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप विड्रॉ नहीं करते तो 45 में जब वो शख्स मर जाता है तो उसको खोला जाता है और उसके तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको बुक नंबर 3 में दर्ज कर दिया जाता है। अगर उसके मरने से पहले कोई कोर्ट चाहे तो अंडर सेक्शन 46 वो मुख्तलिफ कवानीन के तहत ऑर्डर कर सकता है कि जी इसको अदालत में पेश किया जाए। अब वो पॉइंट जो हम पहले अभी पढ़ के गए हैं उसी को थोड़ा सा एक शॉर्ट टच दोबारा लगा देते हैं, और वो कौन सा है, वो है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जनाब इफेक्ट ऑफ कौन सा, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्ट्रेशन। ये चीज़ हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर को स्टार्ट करने के साथ ही। इसमें हमारे पास जो पहला सेक्शन 47 है, और 47 क्या कहता है, 47 टाइम बताता है कि किस वक्त से कोई डॉक्यूमेंट इफेक्ट लेगा, तो जिस डेट से वो एग्जीक्यूट हुआ। तो याद रख ले डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन जो होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की, वहां से वो डॉक्यूमेंट टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो कोई भी डॉक्यूमेंट टेक इफेक्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ एग्जीक्यूशन एंड नॉट फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ बाद में जब रजिस्ट्रेशन के लिए आया तो कोई उसके ऊपर क्या हो गया, कोई अपील वगैरह लगी, बड़ा लंबा काम चला गया और उसके बाद कोई 10 साल बाद के बाद फैसला होता है और आप उसको रजिस्टर करवाने के लिए आते हो, तो कब से इफेक्ट लेगा, जिस दिन वो एग्जीक्यूट हुआ था, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो कोई भी डॉक्यूमेंट इफेक्ट करता है कि जिस दिन वो लिखा गया, एग्जीक्यूट हुआ, ना कि जिस डेट को वो रजिस्टर हुआ। और रजिस्टर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी व्हेन टू टेक इफेक्ट अगेंस्ट ओरल डॉक्यूमेंट। 48 कहता है जी एक तरफ आपका क्या है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और दूसरी तरफ क्या है, ओरल। तो लाजमी बात है जो आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो ओरल एविडेंस के ऊपर क्या होगा, प्रेफरेंस होगी, उसको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। और 49 कहता है अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन रजिस्ट्रेशन। वो हम पढ़ चुके हैं कि अफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपल्सरी रजिस्टरेबल हो और वो रजिस्टर ना करवाया जाए तो सच डॉक्यूमेंट does not create any right if any compulsory registerable documents is not registered under section 17 then it has no effect। लेकिन हम उस केस लॉ के साथ पढ़ चुके हैं कि हाँ टाइटल क्रिएट नहीं करेगा बट इट मे बी प्रेजेंटेड एज एन एविडेंस। और सेक्शन 50 क्या है कि जो आपके सर्टन जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को क्या है उसके ऊपर सुपरसीड कर जाएंगे। तो अगर एक शख्स के पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और एक शख्स के पास अनरजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट क्या करेगा, उस अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ज़्यादा अफेक्ट ले जाएगा। तो ये था हमारा अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। आगे चलते जनाब हमारे पास ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द रजिस्ट्रार।
इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार। इसमें हमारे पास कौन सा सेक्शन डील करता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार के साथ। तो ड्यूटीज एंड पावर ऑफ रजिस्ट्रार में हमारे पास सेक्शन है 51 से लेकर 70 तक, जो कि डील करता है कि पावर क्या है रजिस्ट्रार की और उसकी जो ड्यूटीज है वो क्या है। तो उसमें सबसे पहली बात क्या है, रजिस्टर बुक्स टू बी केप्ट इन द सेवरल ऑफिसेस। तो कोई भी जो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है, सेक्शन इसमें कौन सा आ जाएगा, हमारे पास 51 आ जाएगा। वो कहता है कि जो भी आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है ना, उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, बुक 1 होना चाहिए। बुक 1 के साथ क्या है, ये रजिस्टर है किस चीज़ का, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। बुक 1 क्या है, रजिस्टर किस चीज़ का, रजिस्टर ऑफ नॉन टेस्टामेंट्री, जिसमें आप नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करते हैं। तो ये आपका उसके लिए होता है बुक 1। और उसके बाद हमारे पास बुक 2 है। बुक 2 किसके लिए है, बुक 2 है रिकॉर्ड ऑफ रिफ्यूजल। बुक 2 रिफ्यूजल का है कि रिफ्यूजल रिकॉर्ड का, अगर कोई डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज करेगा रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन करने से, वो बुक 2 में लिखा जाएगा। बुक 3 किस चीज़ के हवाले से है, विल्स के। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि ये विल्स का, जब विल्स ओपन होती है तो वो रजिस्टर नंबर 3 में लिखी जाती है। और 4 है मिसलिनियस रजिस्टर, जिसमें मुतफर्रक कोई भी जो एग्रीमेंट्स वगैरह, वो जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह रजिस्टर किए जाते हैं वो लिखे जाते हैं। और बुक 5 रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट ऑफ विल। बुक 5 भी क्या है, डिपॉजिट ऑफ विल। डिपॉजिट ऑफ विल का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जब किसी विल को ओपन किया जाता है ना, तो उसको डिपॉजिट ऑफ विल कहते हैं कि जनाब ये डिपॉजिट वो पहले नहीं था, वो पहले दिया और जब उसको खोल कर लिखा वो डिपॉजिट ऑफ विल के अंदर चला गया। नहीं सॉरी, डिपॉजिट ऑफ विल क्या है कि जब एक विल आकर रजिस्ट्रार को दी जाती है तो वो बुक 5 में जो हमने पढ़ा एंटर करता है तो वो डिपॉजिट ऑफ विल है। और यहाँ पर विल के कॉन्टेंट्स वगैरह लिखे जाते हैं आफ्टर डेथ ऑफ द पर्सन। जब उस विल को ओपन किया जाता है तो बुक 3 में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कॉन्टेंट्स वगैरह लिखे जाते हैं। इसके जो है वो सेक्शन 52 ड्यूटीज क्या है रजिस्ट्रार की। रजिस्ट्रार क्या करेगा जब उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा, तो कोई भी रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 52 क्या करेगा, इसकी जी ड्यूटीज क्या है। ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार किस सेक्शन के तहत, सेक्शन 52 के तहत। सेक्शन 52 ये बताता है कि हमारा जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, वो डे आवर प्लेस, डे आवर और प्लेस, तो वो उसके ऊपर डे आवर और प्लेस दर्ज करेगा जब भी उसके पास कोई डॉक्यूमेंट आएगा। और उसके बाद उसके ऊपर टाइम वगैरह डेफिनेटली लिखेगा। और उसके बाद एक रिसीट जारी करेगा, जो बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा उसको एक रिसीट देगा कि भाई तुम्हारा डॉक्यूमेंट हमने जो है वो रिसीव कर लिया है। और उसके बाद वो अगर डॉक्यूमेंट क्या है कि विदाउट अननेसेसरी डिले उसको क्या करेगा, कॉपी इन बुक करेगा। विदाउट अननेसेसरी डिले क्या करेगा, कॉपी इन रिक्वायर्ड जो बुक होगी उसके अंदर उसको दर्ज कर लेगा। तो उसका रजिस्ट्रार की ड्यूटी क्या है कि डे, जब भी उसके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाएगा, डे आवर प्लेस टाइम लिखेगा। उसके बाद उसको रसीद जारी कर देगा जो बंदा डॉक्यूमेंट लेकर आया है, और उसको विदाउट अननेसेसरी डिले अपनी उस किताब में उसको लिख लेगा। और उसके बाद जो भी एंट्रीज होगी, आगे शॉर्ट में आपको बताता जाता हूँ इसकी जो पावर्स है, जो इसकी ड्यूटीज़ है, कि वो जो भी नंबर लगाएगा, 53 बताता है कि वो नंबर क्या होने चाहिए, वो कंसेक्टिव नंबर लगाएगा, मतलब सीरियल नंबर वाइज। अगर डॉक्यूमेंट उसको पहला मिला है 105 तो फिर 106 107 एक सीक्वेंस में लगेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, करंट जो है वो उसका इंडेक्स मेंटेन करेगा, मतलब जो भी रजिस्टर होगा उस रजिस्टर के बाहर वो एक इंडेक्स लगाएगा जिसमें लिखेगा कि सीरियल नंबर 1 पर फलां बंदे की जो इन्फॉर्मेशन है, सफ़ा नंबर 10 पे फलां बंदे की इन्फॉर्मेशन है, इंडेक्स लगाएगा। और उसके बाद क्या है जनाब, इंडेक्स टू बी मेड बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड देयर कॉन्टेंट्स। तो जो इंडेक्स है वो रजिस्टरिंग ऑफिसर बनाएगा और उसके साथ कॉन्टेंट्स भी वही दर्ज करेगा, किसी और से दर्ज नहीं करवाएगा। 56 में क्या बताता है कि कॉपी वो खत्म हो चुका है। 57 क्या है, रजिस्टरिंग ऑफिसर टू अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। जो आपका रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, टू अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। तो वो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स की जो इंस्पेक्शन है वो अलाउ करेगा। मतलब अगर कोई बंदा आएगा कि जो मुझे दिखाया जी वो डॉक्यूमेंट किसका रजिस्टर है या नहीं, ये पब्लिक रिकॉर्ड है ना, तो पब्लिक रिकॉर्ड की वजह से कोई भी शख्स आकर वहाँ पे वो क्लेम कर सकता है कि जनाब मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो वो एक रिक्वायर्ड जो फीस है, फीस देने के बाद वो तो उसकी जो है वो इंस्पेक्शन उसको करा देगा। और उसके बाद प्रोसीजर, ये तो हमारा हो गया ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्ट्रार हो गया। और इसी का एक पार्ट बी है प्रोसीजर, कि जब कोई रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट को एडमिट करेगा तो कौन से प्रोसीजर को फॉलो करेगा।
तो रजिस्ट्रार का जनाब प्रोसीजर, किस चीज का प्रोसीजर? प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को एडमिट करने के बाद रजिस्ट्रार कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा? 58 क्या करेगा? पर्टिकुलर टू बी इंडोर्स्ड। तो पर्टिकुलर क्या करेगा? पर्टिकुलर टू बी इंडोर्स करेगा, उसमें सबत करेगा, लिखेगा कि जी मैंने फलां जो डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कर लिया है, मैंने एडमिट कर लिया है। उसके ऊपर लिखेगा एक अपना इंडोर्स कि जी मैंने ये डॉक्यूमेंट को क्या कर दिया है, एडमिट कर लिया। किसके लिए एडमिट कर लिया? एडमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। क्यों कर लिया है? कि जी मैंने इंस्पेक्शन भी कर ली है, मैंने तसल्ली भी कर ली है, ये सारा कुछ ठीक है और ये डॉक्यूमेंट रजिस्टरेबल है, इसको रजिस्टर करना है। और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन के लिए वो करेगा, एडमिट करेगा, जो इंडोर्समेंट करेगा इसको डेट भी करेगा, लिखेगा और इसको क्या करेगा, साथ साइन भी करेगा। और सेक्शन 60 क्या कहता है? जब वो सारा कुछ मुकम्मल करेगा तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जारी करेगा कि भाई जी मैंने ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर लिया, लो जी अभी आप अपना रजिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो वापस कर दिए जाएंगे और उसकी जो कॉपी है वो रिकॉर्ड में क्या कर दी जाएगी, वो दर्ज कर दी जाएगी। और उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? सेक्शन 61 है, इंडोर्समेंट एंड सर्टिफिकेट टू बी कॉपीड एंड डॉक्यूमेंट रिटर्न। जो भी उसने क्या किया, इंडोर्समेंट की, वो इंडोर्समेंट और जो भी सर्टिफिकेट है वो क्या किए, उसको कॉपी किया जाएगा और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या किए जाएंगे, रिटर्न किए जाएंगे। अब वो शख्स जो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए, तो एग्जीक्यूटिव है जिसके नाम पर, मतलब बायर को या जो भी जिसके नाम पर वो रजिस्ट्री होगी, वो डॉक्यूमेंट उसको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। और प्रोसीजर ऑन प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज अननोन टू रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी क्या है अननोन लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अननोन लैंग्वेज वाला डॉक्यूमेंट सेक्शन 19 पढ़ा था। उसको पहले क्या किया जाएगा, उसको पहले रिक्वायर्ड लैंग्वेज में लाया जाएगा और फिर उसको फर्दर क्या किया जाएगा, वो रजिस्टर किया जाएगा। जस्ट अ मिनट। और 63 क्या है? पावर टू एडमिनिस्टर ओथ। मतलब अगर यहां पर कहीं पर भी जरूरत हो कि किसी बात को ऑन ओथ अगर लेना है, किसी से कोई हल्फ लेना है ताकि किसी चीज़ की तसल्ली हो सके, तो रजिस्ट्रार वो ओथ भी ले सकता है 63 के मुताबिक। अब उसके बाद स्पेशल ड्यूटीज ऑफ सब रजिस्ट्रार। फर्दर जो सब रजिस्ट्रार की कुछ स्पेशल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो कि सेक्शन 64 से ऑनवर्ड है कि कौन कौन सी स्पेशल जो ड्यूटीज़ है वो किसी भी रजिस्ट्रार को इंटरेस्ट की जा सकती है। स्पेशल ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्ट्रार। तो स्पेशल ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार के अंदर सबसे पहले क्या है कि प्रोसीजर वेयर डॉक्यूमेंट्स रिलेट टू लैंड इन सेवरल सब डिस्ट्रिक्ट। 64 बताता है कि अब लैंड क्या है, सेवरल सब डिस्ट्रिक्ट में आती है, लेकिन शर्त क्या है कि जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट है ना, ये एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंडर आते हैं। मतलब ये रजिस्ट्रार सेम है और सब रजिस्ट्रार अलग अलग हैं। तो फिर क्या होगा, तो फिर एक मेमो तैयार किया जाएगा और वो दूसरे सब रजिस्ट्रार को दिया जाएगा कि भाई साहब ये डॉक्यूमेंट मैं रजिस्टर कर रहा हूँ और ये मेमो आप भी इसको अपने पास क्या करें, आप भी इस डॉक्यूमेंट को अपने पास दर्ज कर लें। और अगर सेवरल डिस्ट्रिक्ट में होगा तो फिर भी क्या होगा, 65 बताता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट सेवरल डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूट होगा तो वो जो रजिस्ट्रार है वो एक सर्टिफिकेट दूसरे रजिस्ट्रार को भेजेगा कि भाई साहब आप इस चीज़ को क्या करें, अपने उसमें दर्ज कर लें, और वो बुक नंबर 1 में इस चीज़ को दर्ज किया जाएगा। तो जब एक सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर एक ज़मीन है, डिस्ट्रिक्ट सेम है और सब डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, आधी इधर है और आधी इधर है, जब ये उसको दर्ज करेगा तो यहाँ पर इसको एक चीज़ भेजेगा जो उसको मेमोरेंडम क्या कहलाएगा, मेमोरेंडम कहलाएगा, मेमो एक भेजेगा और ये उसको बुक 1 में दर्ज कर देगा। और जो सेवरल डिस्ट्रिक्ट में अगर फॉल करेगा तो जो रजिस्ट्रार होगा वो अदर डिस्ट्रिक्ट वाले बंदे को एक सर्टिफिकेट देगा और उस सर्टिफिकेट को भी क्या किया जाएगा, बुक 1 में एंटर किया जाएगा। ये उस सूरत में कि अगर कोई भी एक ज़मीन जो रजिस्टर की जा रही है वो एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती होगी। स्पेशल ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार भी क्या है कि इन द सेम वे अगर कोई ऐसा काम रजिस्ट्रार के साथ होगा तो वो भी उसको क्या करेगा, वो भी उसको। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब हम स्पेशल ड्यूटीज ऑफ सब रजिस्ट्रार पढ़ते हैं, स्पेशल ड्यूटीज ऑफ सब रजिस्ट्रार, तो अगर तो सब रजिस्ट्रार क्या है, अगर तो सब डिस्ट्रिक्ट चेंज है और डिस्ट्रिक्ट सेम है तो यहाँ से डायरेक्ट मेमो जाएगा। और अगर सेवरल डिस्ट्रिक्ट है तो फिर क्या होगा, फिर जो सब रजिस्ट्रार है ये डायरेक्ट एक्ट नहीं करेगा, ये जाकर बताएगा रजिस्ट्रार को और रजिस्ट्रार क्या करेगा,
वो दूसरे उस डिस्ट्रिक्ट के बंदे को बताएगा कि आप इस चीज़ को अपने पास दर्ज कर ले। और रजिस्ट्रार की सूरत में भी क्या होगा, 66 और 67 इसी चीज़ के साथ डील करता है कि वो किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट को अगर अपने पास रजिस्टर कर भी लेता है तो उसका सर्टिफिकेट वो आगे जारी कर देता है। उसके बाद कुछ और इसमें सेक्शंस हैं, मैं आपको क्विक उसका एक व्यू दे देता हूँ, तो जब इसका एक जनरल व्यू आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और इफेक्ट ऑफ द कंट्रोलिंग पावर, तो पावर ऑफ द रजिस्ट्रार क्या है, टू सुप्रिटेंड एंड कंट्रोल सब रजिस्ट्रार। सेक्शन आपका 68 क्या बताता है कि जो भी रजिस्ट्रार है ये क्या कर सकता है, ये तमाम सब जो रजिस्ट्रार है उनको सुपरवाइज करेगा। तो ये इसके मातहत होंगे, जितने सब रजिस्ट्रार हैं वो रजिस्ट्रार के क्या होंगे, मातहत होंगे। और उसके बाद आगे क्या है कि इनके ऊपर, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर जनरल, कौन सा इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल जो रजिस्ट्रेशन हमारा होगा वो क्या होगा, वो रजिस्ट्रार के ऊपर होगा। और रजिस्ट्रार किसके ऊपर होगा, सब रजिस्ट्रार। तो एक इसकी हायरार्की बयान की जा रही है यहाँ पर कि कौन किसको वो इंस्पेक्ट करेगा। और उसके बाद 70, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो फ़ाइन जो हमने कहा था, पेनल्टीज वगैरह जो फ़ाइन वगैरह, तो फ़ाइन आपका जो रजिस्ट्रार है वो क्या कर सकता है, वो रिमिट कर सकता है। ये उसका इख्तियार है कि किसी भी फ़ाइन को वो ख़त्म कर सकता है। अब आ जाते हैं रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर। फर्दर हमारा जो चैप्टर है 71 से लेकर 77 तक, रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर, रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर जनाब, रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर हमारे पास 71 से लेकर 77 तक हमारे पास इसमें सेक्शन है जो क्या बताता है, रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर। अब हम एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि रीज़न फॉर जो रिफ्यूज़ल होता है, कोई भी अगर रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर होगा तो बुक 2 एक हमने पढ़ी थी, बुक 2 के अंदर लिखा जाएगा अगर कोई भी रजिस्ट्रार इस रीज़न के अलावा कि जनाब ये मेरी टेरिटरी में फॉल नहीं करता, वो उसके अंदर उसको क्या करेगा, दर्ज करेगा। और अगर आपको किसी भी सब रजिस्ट्रार के ऊपर क्या है, कोई भी उसके मामले पे एतराज़ है, तो अपील अगेंस्ट सब रजिस्ट्रार किसके पास जाती है, वो जाती है रजिस्ट्रार के पास। और सिंपल मैं आपको ये बता दूं, अगर किसी को रजिस्ट्रार पर एतराज़ है तो वो फिर किधर जाएगा, वो सिविल कोर्ट में जाएगा। तो अगर सब रजिस्ट्रार के किसी भी फैसला, कोई भी रिफ्यूज़ल आप उस पर डिनाई करते हो, कोई एतराज़ करते हैं, तो वो आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। और रजिस्ट्रार के किसी भी फैसले पर अगर आपको एतराज़ है तो आप सिविल कोर्ट में लेकर जाएंगे। 73 ये बताता है कि अगर आपको कोई भी मसला शसला है तो आप लेकर जाएंगे। प्रोसीजर ऑफ, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जनाब, इसमें जो अगला इंपॉर्टेंट है पेनल्टीज़ के बारे में, फ़ीस के बारे में। तो फीस के बारे में हमारे पास कौन सा चैप्टर है, फ़ी ऑफ रजिस्ट्रेशन 78 से 80 तक है, जो ये बताता है कि जनाब कोई ख़ास फ़ीस होगी, जो मैंने आपको बताया कि 3%, 2%, 1%। उसके अलावा ट्रांसलेशन की फ़ीस हो सकती है, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस हो सकती है, कॉपी की फ़ीस हो सकती है, इंडोर्समेंट की फ़ीस हो सकती है। तो ये सर्टन फीसेस जो हैं वो 78 सेक्शन और उस सेक्शन के तहत ली जा सकती हैं। अब आ जाते हैं पेनल्टीज़ के चैप्टर की तरफ, वो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कुछ पेनल्टीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी पेनल्टीज़ सेक्शन 81 से 84 तक कौन कौन सी पेनल्टीज़ का जिक्र किया गया है जो कि लगाई जा सकती है 81 से लेकर 84 तक। 81 से 84 तक पहली पेनल्टी क्या है कि इनकरेक्टली इंडोर्सिंग, कॉपीइंग, ट्रांसलेटिंग और रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट्स विद इंटेंट टू इंजर। 81 अगर कोई बंदा क्या करता है, विद, शर्त यह है कि विद इंटेंट टू इंजर है, और उसके साथ क्या करता है, विद इंटेंट टू इंजर। विद इंटेंट टू इंजर अगर कोई भी शख्स, कोई भी आपका क्या है, एवरी रजिस्टरिंग ऑफिसर अपॉइंटिंग, अगर कोई भी रजिस्ट्रार क्या करता है, विद इंटेंट टू इंजर क्या करता है, इनकरेक्टली इंडोर्स करता है। ये रजिस्ट्रार एक सज़ा है कि इनकरेक्टली उसको क्या करता है, इंडोर्स करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को, और उसके अलावा क्या करता है, उसको कॉपी करता है, ट्रांसलेट करता है, कॉपी करता है, ट्रांसलेट करता है, और या उसको रजिस्टर करता है। मतलब अगर कोई भी रजिस्ट्रार कोई भी गलत काम करता है तो 7 ईयर्स उस पर क्या आएगा, 7 ईयर्स उसके ऊपर सज़ा है। टू इंजर समवन की पीपीसी के मुताबिक 7 साल की उसको सज़ा दी जा सकती है। और उसके बाद अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट करे, अब ये लोगों के लिए, अगर कोई भी शख्स फॉल्स स्टेटमेंट दे और फॉल्स स्टेटमेंट के अलावा क्या करे, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट जो उसको फ्रॉड, जाली, कोई भी ऐसा फोर्स डॉक्यूमेंट अगर कोई करता है, फॉल्स स्टेटमेंट देता है और डिलीवरिंग फॉल्स कॉपी ऑफ ट्रांसलेशन, या फॉल्स कॉपी करे किसकी, ऑफ ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन की एक गलत कॉपी अदालत में उसमें रजिस्ट्रार के पास लेकर आए, या पर्सोनेशन,
किसी बंदे को कोई और बंदा शो करके, किसी को बुर्का करवा कर, किसी गलत बंदे को ले जाकर अगर कोई शख्स रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश करेगा तो इसकी भी सज़ा क्या है? इसकी भी सज़ा 7 ईयर्स है। तो मतलब अगर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी अपनी पावर को मिसयूज़ करेगी तब भी 7 साल सज़ा, और अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट आएगी तब भी इसकी 7 साल तक सज़ा है। और उसके बाद क्या है कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है ये मुकदमा खुद इनिशिएट कर सकती है। अगर पार्टी नहीं भी करती तो वो उस बंदे के खिलाफ एक्शन ले सकती है और मजिस्ट्रेट क्लास 2 इस मुकदमे को सुनेगा। और उसके बाद यहाँ पर कोई भी जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो 84 के तहत पब्लिक ऑफिसर है। 83 में हमने क्या पढ़ा कि कौन प्रोसिक्यूशन को स्टार्ट करेगा? प्रोसिक्यूशन को वो रजिस्ट्रार ही स्टार्ट कर सकता है, और ये पब्लिक ऑफिसर है। तो पब्लिक ऑफिसर का मतलब क्या है कि अगर कोई शख्स पब्लिक ऑफिसर होगा तो उसके पास इख्तियार आ जाता है कि वो किसी भी शख्स को कोई भी डॉक्यूमेंट उसको लाने का कह सकता है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लाएगा तो फिर वो जो लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट की वायलेशन का मुकदमा है उसके खिलाफ किया जा सकता है। और अनक्लेम डॉक्यूमेंट को 85 कहता है डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। और रजिस्टरिंग ऑफिसर नॉट लायबल फॉर एनीथिंग बोनाफाइड, अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कोई बोनाफाइडली कोई काम करता है उसमें गलती हो जाती है, उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। और उसके बाद क्या है कि कोई भी नथिंग सो डन इनवैलिडेटेड बाय डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट और प्रोसीजर, अगर कोई प्रोसीजर वगैरह की गलती हो जाती है थोड़ी बहुत, उससे डॉक्यूमेंट्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है जो सर्टन पब्लिक, अगर कोई डॉक्यूमेंट तो उस पब्लिक ऑफिसर को आना पड़ेगा या वो अपने एजेंट के जरिए से डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा सकता है। और उसके बाद जो भी आपके कॉपीज ऑफ सर्टन आर्डर सर्टिफिकेट एंड इंस्ट्रूमेंट टू बी सेंट टू रजिस्टरिंग ऑफिसेज, ये जो लोन वगैरह के हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होगा, लोन होगा, कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो उसकी कॉपी उस रजिस्टरिंग ऑफिसर को सेंड करना उस अदालत की, उस डिपार्टमेंट की, उस बैंक की जिम्मेदारी है। और अगर सरकार चाहे तो सर्टन डॉक्यूमेंट को, ये भी एक ASA के लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 90 एग्जेम्पशन ऑफ सर्टन डॉक्यूमेंट, सर्टन डॉक्यूमेंट्स को क्या किया जा सकता है? सरकार उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है, जिसमें आपका कोई भी लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड आ जाएगा या कोई भी जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर चीज़ को बेचेगा वो चीज़ें उनको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। 91 इंस्पेक्शन एंड कॉपीज़ ऑफ सच डॉक्यूमेंट, तो उसकी कॉपीज़ जो शख्स फीस पे करेगा उसको कॉपी दी जा सकती है, इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया जा सकता है। 92, 93 रिपील हो चुका है। दिस वाज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, जिसमें हमने क्या देखा कि जो रजिस्ट्रेशन है उसका सबसे मेन ऑब्जेक्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू जो आपका है सरकार के लिए, और प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज। उसके बाद हमने कहा कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल है अगर वो नॉन रजिस्टर्ड होगा तो वो कोई भी राइट क्रिएट नहीं करेगा। और फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने सेक्शन 17 और 18 पढ़ा, जिसमें हमने कहा कि कंपलसरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स और ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स दोनों बेसिकली 17 के ही है। तो 17(2) जिनको एक्सक्लूड करता है फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ 17(1), वो 18 के तहत क्या किए जा सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर किए जा सकते हैं। अगर इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।